now we are talking about ESGs. Okay, Environmental Social Governance Principles. तो ESG के नॉर्म्स क्या है, ESG है क्या? वेल, ESG के अंदर ये जो लेसन है ESG, इट टॉक्स अबाउट कैसे आप एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस एरियाज को डील करोगे. बट लेट मी टेल यू कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये किस तरीके से डिवाइडेड है, और ये सब्जेक्ट सिंस 2002 से मैं ले रहा हूँ. 2002 से ये सब्जेक्ट चल रहा है, गवर्नेंस तब से है. सो तब से सिलेबस में है, तब से ही मैं ले रहा हूँ. सो ये गवर्नेंस का एरिया है क्या? अच्छा, अब देखो पूरा पेपर ऐसा डिवाइडेड है, 65 मार्क्स का गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी है एंड 20 मार्क्स का रिस्क है, कंपटीशन एक्ट याद आया वैसा, और 15 मार्क का, सिर्फ 2 चैप्टर 15 मार्क का, तो 35 मार्क्स का ये. ओके, तो दिमाग में अभी चलने लग जाता है 35 20, वाह. सो 20 मार्क तो इधर ही ले लिए सर रिस्क, पर याद रखना रिस्क में 20 मार्क ले रहे हो. देन 15 मार्क का सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सिंग पे है और इतना 65 मार्क्स है. अब पूरे गवर्नेंस को डिवाइड करो तो 4 एरियाज में डिवाइड होते हैं. एक है एनवायरमेंट, दूसरा है एथिक्स, तीसरा होता है गवर्नेंस और चौथा होता है सस्टेनेबिलिटी, या आप उसको सोशल भी बोल सकते हो. तो पूरे गवर्नेंस की स्टडीज में पहले के 9 चैप्टर सिर्फ गवर्नेंस के बारे में, ओनली दैट इज LODR, कंप्लायंसेस, कंपनी लॉ गवर्नेंस. ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, दैट इज कंपनीज एक्ट एंड LODR. इसमें आप इंडिया और इंडिया के बाहर के नॉर्म्स को भी देखते रहते हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, इटली, ये सब. तो गवर्नेंस के एंगल्स कहाँ हैं, कंप्लायंसेस क्या है, व्हाट इज द वे आउट, क्या क्या चीजें चाहिए इस केस में, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे स्टडी करने को मिलती है. तो दैट इज द एरिया ऑफ कंप्लायंसेस. एंड उसके साथ साथ यू विल स्टडी अदर एरियाज. ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज ET, दैट इज एथिक्स का एरिया. शेयर होल्डर्स राइट्स बराबर है कि नहीं, बिजनेस एंड एथिक्स क्या है, ये है एनवायरमेंट 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 एनवायरमेंट. CSR भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यस. और उसके बाद अगेन गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस CS रोल एंड गवर्नेंस, और ये पूरा एरिया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है. हाउ विल यू सस्टेन? ओके, सो दैट इज हाउ द एंटायर सिलेबस गोज इनटू पिक्चर. तो स्टडी करने का तो कम से कम ये 3 चैप्टर एक साथ लेने का, दैट इज प्योरली सस्टेनेबिलिटी है. फिर अगर आप एथिक्स पढ़ना चाहो तो चैप्टर 10 11 एंड बस उतना ही. एनवायरमेंट पढ़ना चाहो तो ये पूरा पार्ट एनवायरमेंट का साथ में जाता है, और गवर्नेंस पढ़ना चाहो तो पहले ये पढ़ने का और फिर जाके लास्ट के ये 2 चैप्टर पढ़ने का, तो आपको गवर्नेंस थोड़ा समझ में आएगा, इजी लगेगा. गॉट इट? क्लियर? सो पूरा गवर्नेंस का ये डिवीजन हो गया. और यस, आपके जो कंपटीशन एक्ट वाला जो अप्रोच था ना कि 20 मार्क का तो ये आना ही चाहिए, इधर भी वही अप्रोच रखने का है कि रिस्क में 20 मार्क का तो आना ही चाहिए. 20 क्यों, अभी तो 35 मार्क्स है. ओके, नो डाउट उसको देखने के बाद आपको लगेगा जरूर कि ये 20 मार्क वर्ती है सर. ओके, चलो अभी गवर्नेंस का पेपर के बारे में डिस्कस करूं तो पहले मैं आपको सीधा गवर्नेंस के पेपर की एनालिटिकल एरियाज पे ले जाता हूं. ये वो पेपर नहीं है जहां पर आप लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से लिखते हो, बिल्कुल नहीं. कई बार बच्चे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिव पूछा करते हैं, सर कैन वी राइट इन आवर ओन वर्ड्स, सर कैन वी राइट इन आवर ओन वर्ड्स. आज इंस्टीट्यूट ने आपके सामने 100 मार्क्स का सब्जेक्ट रख दिया है, राइट इन योर ओन वर्ड्स. इसमें स्टीड फास्ट लॉ वगैरह नहीं है, बारिंग फ्यू एरियाज जहां पे आप LODR के कंप्लायंसेस है, they don't have any law or regulation, they have analysis, they have conceptual understanding, that's it. So आप जब ये पूरा पेपर लिख रहे होगे आपको सिचुएशन दिए जाएंगे और उसका आंसर लिखना है. नो डाउट यू विल हैव डायरेक्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस. एज 65 मार्क्स का पेपर है, एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन कुड बी समथिंग लाइक दिस. दे विल गिव यू अ सिचुएशन. एग्जाम में तो शायद ये 2 साइड्स पे चले जाए, and then they ask you analyze this. 10 मार्क का क्वेश्चन.
ओके, सो दे विल गिव यू सिचुएशनल, और वो भी मिलेंगे तीनों पार्ट में, गवर्नेंस, रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी, तीनों पार्ट में एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एनालाइज करना है और अपने वर्ड्स में लिखने हैं. नाउ हाउ बेटर यू कैन राइट इज अप. आज तक जो पूछ रहे थे ना, माय ओन वर्ड्स, माय ओन वर्ड, इंस्टीट्यूट सेज नाउ गिव योर ओन वर्ड्स, लेट मी सी व्हाट आर योर ओन वर्ड्स. तो कई बार बच्चे पूछते थे, सर कैन आई एक्सप्रेस माई थॉट्स इन माई ओन वर्ड्स. आ गया ICSA का 100 मार्क का पेपर, लेट मी सी हाउ वेल कैन यू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन योर ओन वर्ड्स. क्योंकि हमें बचपन से आदत हो गई रट्टा करने की, लर्न करने की. ये सब्जेक्ट लर्न नहीं करने देता, ये सब्जेक्ट एनालिसिस है. ये बोलता है दुनिया में बाहर लर्न नहीं, एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, क्रिएटिव थिंकिंग, और ये सब्जेक्ट उसके ऊपर है, रादर उसी की पूरी थियोरी है. ओके, तो आपको वो जो प्रीसेट माइंड अप्रोच रट्टा करने की देना, ये सब्जेक्ट जितना रट्टा करोगे ना उतना पछताओगे. इट इज लाइक होल्डिंग द सैंड टाइट इन हैंड, जितना टाइट होल्ड करोगे उतनी वो गिरती जाएगी. तो ये सब्जेक्ट को लर्न करने की कोशिश मत करना. रीड रीड एंड रीड, यही उसका फॉलो है. रीड, री रीड, रीड अगेन. इस तरीके से पढ़ोगे तो याद रहेगा. ओके, लर्न करने जाओगे मुश्किल पड़ेगा. ये मैं फर्स्ट डे बोल रहा हूं, और मजे की बात है जब आपका ये सब्जेक्ट खत्म होगा, लास्ट एग्जाम के पास भी आओगे, सेम क्वेश्चन उठेगा, सर इसको याद कैसे करते हैं. और यही आंसर आता है कि इसको याद नहीं करते, पर अफसोस तब तक याद करने वाले दिन भी चले जा चुके होते. सो इसको रीड, री रीड, दैट्स द फंडामेंटल ऑफ दिस थिंग. ओके, अब क्वेश्चन 2 भी देखो. तो ऐसे दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिचुएशनल एनालिसिस के हिसाब से. अगेन समथिंग कमिंग लाइक अ 10 मार्क्स क्वेश्चन. और क्वेश्चन 3, लुक एट दैट, अगेन कमिंग समथिंग लाइक अ 10 मार्क्स क्वेश्चन. एंड देन डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो 10-10 मार्क के, 5-5 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बिल्कुल. सो पूरा 10 मार्क का भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल, कौन मना करता है. तो यहां पे एक्चुअली वो लॉ का स्कीम चाहिए, पेपर भरने का है. जैसे LLB के अंदर 10 मार्क का आता है और पेपर भरना होता है ना, यहाँ पे भी पेपर भरने का है. ओके, पेपर भरा हुआ दिखना चाहिए. छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के काम नहीं चलने वाला, ऐसे भरा हुआ दिखना चाहिए. पूरा पैराग्राफ लिखा, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा, तो पेपर भरना होगा. यस. ओके, देन कम टू रिस्क. 20 मार्क का पेपर इस तरीके का रहेगा. अगेन यहाँ पे आपके सिचुएशनल एनालिसिस होगा, और फिर इन द लाइट ऑफ अबाउ क्राइसिस एनालाइज. 10 मार्क का एक क्वेश्चन, और ये लो 10 मार्क का दूसरा, हो गया 20 मार्क. अब मजेदार बात, सर इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा 20 मार्क में. मतलब छोड़ा तो गया, कोई ऑप्शन नहीं होने वाला, ना 20 मार्क में, आई थिंक ना 15 मार्क में. तो उसमें जो क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने, वही तो चैलेंज है ना. सो देयर विल बी नो ऑप्शन, यू हैव टू अटेम्प्ट द डायरेक्ट क्वेश्चन. बट अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो ऑप्शन देगी. जनरल रिस्क में उसने आज तक तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है. ओके, ऊपर वो देती है इंस्टीट्यूट 65 मार्क्स में. आई हैव सीन दे गिव द ऑप्शन 3 और 3A, 2 और 2A, या 4 एंड 4A, ऐसे करके ऑप्शन देती है. लेकिन इसमें रिस्क वाले में कोई ऑप्शन नहीं होगा. हाँ, नीचे वाले में एक ऑप्शन हो सकता है. बाकी रिस्क का क्वेश्चन देखो इस तरह से आता है. कई सारे टर्म्स पढ़ने के बाद अजीब लगेंगे, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ही थोड़ा अजीब है. स्टार्टिंग ऑब्जर्व कर चुके होगे. ओके, प्रिलिमिनरी चैप्टर्स पढ़ने के बाद लगा होगा कि यार ये क्या सब्जेक्ट है. So this is how it is, and again 10 marks, and again 10 marks. सर 15 मार्क का क्वेश्चन हो गया. इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको टैकल करना है. सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए. एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, हाँ. और अपने वर्ड्स में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी चाहिए, बिल्कुल. ओके, रट्टा करके जाओ तो हो जाएगा नहीं, ये वो सब्जेक्ट है ही नहीं. ठीक है. कुछ सिमिलर लाइन का एक और सब्जेक्ट है, CSR एंड सोशल एक्सचेंज का. बट उसमें थोड़ा एक एडवांटेज पॉइंट क्या कि उसमें थोड़ा प्रोविजन बेस्ड है.
तो एटलीस्ट यू हैव सम प्रोविजन, सम आइडिया कि इसके ऊपर अगर कितना भी फ्रेम होगा तो यही क्वेश्चन होगा. बट हियर यू हैव नो सच आइडिया, नो सच स्टेडफास्ट रूल कि ऐसा ही आएगा. ओके. अच्छा, अब यहां पे आते हैं कि अप्रोच क्या है. देखो अप्रोच ऐसा है जनरली यहाँ पे. अच्छा, लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर जहाँ पे इनसे रिस्क वाले से शुरू करता हूँ. चलो 20 मार्क का है, 20 मार्क्स रिस्क, मजा आ जाएगा. ये हो गया CSR. CSR. सो रिस्क. तो जब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अप्रोच क्या है. अब देखो दो तरह की अप्रोच होती है. एक अप्रोच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. ये सब्जेक्ट सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को सिखाया जाता है. उसमें भी रिस्क आता है. यस, ये सिमिलर अप्रोच आपको इंटरनेशनल कोर्स एफआरएम में आती है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. जिसमें होता क्या है कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में लगभग मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना इवैल्यूएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मेरा बीटा है, दैट इज अ रिस्क फैक्टरिंग एंड वॉलेटिलिटी इतनी है. सो कॉम्पिटिटिव एज के हिसाब से मैं कितना टाइम में ये प्रॉफिट गेन कर पाऊंगा. ये सीए और उस पर सिखाया जाता है, तब तक ये ठीक है. बट रियली प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्क का मेजरमेंट दिया नहीं रहता. सोचो तुम्हें एक बिजनेस खोलना है, पापा ने बोला चल 10 लाख रुपया मैं देता हूं. नाउ नाउ द अप्रोच इज, एक, मैं बिजनेस खोल देती हूँ, देख लेती हूँ, चलती है नहीं चलती है नहीं चलती है. ये हो गया एक तरीके का अप्रोच. दूसरा होता है आप एनालाइज करते हो, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि मेरा क्या कस्टमर प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा. आप उसके बारे में डीप डाउन रिसर्च करते हो, फिर अपना पहला कदम रखते हो, मार्केट के नॉलेज में अपने प्रोडक्ट को ग्रेजुअली फ्लोट करते हो. तो इस तरह ये जो पूरा प्रोसेस है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है. इट्स नॉट वंडर मैन के ये वैन घुमाए और आ गया, ऐसा नहीं. ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, नो डाउट टाइम लगता है. इसलिए बोलते हैं स्टार्टअप जो 3 साल टिक गया वही आगे चलता है. तो इमीडिएट रिटर्न्स वाला काम नहीं मिलता है. तो रिस्क मैनेजमेंट उसी के हिसाब से. तो यहाँ पे जो आप थियोरी पढ़ने वाले हो वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है, लेकिन थियोरी पढ़ते समय बोर हो जाता है. प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट है, आप दुकान खोलने वाले हो, 10 लाख पापा देने वाले. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द बीटा, व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव बैक, व्हाट इज वॉलेटिलिटी. हाउ कैन यू प्रिडिक्ट. सीए के कोर्स में तो उसको दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिया है. तो हाउ कैन आई प्रिडिक्ट? ओनली बाय एक्सपीरियंस. So one way is to ask a person who has experience, or the other way is trial and error. You learn it by yourself. And let me tell you, majority go for second way. पता नहीं क्या था, start किया, and people brag about that. That I did 3 business, I closed 3 of them, you know. मैं 3 startup बंद करके बैठा हूँ. So what will you do the business? That means you have not been a successful guy. आप ये बताते मैंने एक स्टार्टअप चालू किया और 500-600 करोड़ का नेटवर्थ लेके आज भी चला रहा हूं, तो दैट मींस यू आर अ सक्सेसफुल, नॉट द वन हु हैज क्लोज 3 स्टार्टअप्स. ओके. तो रिस्क इज समथिंग दैट यू विल बी फेसिंग डीप डाउन मेनी प्लेसेस. तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिस्क मैनेजमेंट ऑल अबाउट एंड व्हाट इज अ रिस्क? लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट. ओके. जब आप रिस्क की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द रिस्क एंड व्हाट हैज टू बी डन. देखो डीप डाउन लाइफ में हम सभी के उधर एक लेवल ऑफ रिस्क रहता ही रहता है. चाहो नहीं चाहो हम सब रिस्क से घिरे हुए हैं.
आपको एक बात बताता हूँ, वे बैक समवेयर इन 2012 हम लोग विप्रो में थे, अजीम प्रेम जी की स्पीच चल रही थी एंड ही वाज डिस्कसिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क। उस स्पीच में अजीम भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी। एक जमाना होता था समथिंग लाइक 60s एंड 70s, साइकिल ऑफ चेंज बहुत बड़ी थी। 10 साल में एक चेंज आता था, 10 साल लगते थे। मतलब एक पिक्चर भी बन जाए ना तो नेक्स्ट पिक्चर जो उसको बीट करेगी आने में 10 साल लग जाएंगे। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली पिक्चरें करती थी, एक बार थिएटर में लगे तो कई हफ्तों तक लगी रहती थी। सो वो जमाना वैसा था। उस टाइम पे जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें बहुत चली थी। देन देन जमाना बदला, समवेयर अराउंड 80s एंड 90s का फेज शुरू हुआ। उसमें साइकिल ऑफ चेंज केप्ट डाउन टू 7 इयर्स के आसपास। 7-8 साल में चेंजेस दिखने लग जाते थे, कुछ नया आया कुछ नया। फिर जमाना बदला 1990s में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसने चेंज की साइकिल को 5 इयर्स कर दिया। 5 साल में आपको चेंज दिखने लग जाते थे। फिर जमाना और बदला, वो आया ईयर 2000 ने एक ड्रामेटिक चेंज डाला और ईयर साइकिल चेंज 3 इयर्स के अंदर आ गई। 3 इयर्स की साइकिल। फिर एक चेंज पॉइंट आया, दो चेंज पॉइंट आए, 2008 एंड 2015। 2008 एक डिप्रेशन फेज आया, इकोनॉमिक ने वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन देखा और उसको पुल अप करने के लिए लोगों ने चेंजेस डालने शुरू किए। और 2015 एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उस टाइम पे स्मार्टफोन्स एडवांस लेवल पे पहुंचना शुरू कर दिए थे। तो एडवांस स्मार्टफोन्स, एडवांस चीजें आने शुरू हुई, टेक्नोलॉजी का असली जन्म उस टाइम पे हुआ। तब लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी थी पहले, लेकिन लोगों के हाथ में नहीं थी। 2015 के बाद से लोगों के हाथ में उतरने लग गई थी। स्मार्टफोन्स वर एक्सेसिबल टू पब्लिक इजीली देन। ओके, सो चीजें बदलने लग गई एंड दैट वाज अ फेज जिसके बाद लोगों ने टिकटॉक एंड ऑल दिस थिंग देखना शुरू किया। ओके, समझा? सो ये चेंज फेस आया। और अब आते हैं आज के जमाने में। आज से कुछ टाइम पहले तक का चेंज फेस 6 मंथ्स का था बस, समथिंग लाइक 2021 फेस, जहां पे कोविड वगैरह के सब। तो आज का जमाने का फेस चेंज 6 महीने का समझो। इसका मतलब ये है कि आप खुद देखते हो, आप जो पढ़ रहे हो 6 महीने के बाद आप पूछते हो सर कोई अमेंडमेंट आया है क्या? द साइकिल हैज गॉन चेंज इनटू 6 मंथ्स। और 2030 आते आते द चेंज साइकिल विल बी 3 मंथ्स। हर 3 महीने में टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये चेंज वो चेंज, आपको मतलब एज इफ यू विल बी लाइक आई हैव जस्ट रेड इट और 3 महीने डाउन द लाइन इट इज गोइंग न्यू। यस, दैट विल हैपन बिकॉज जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वैसे चेंज साइकिल एडवांस होगी। सो ये चेंज साइकिल करती क्या है? परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो चेंज साइकिल करती क्या है? रिस्क को लेके आती। The more vigorous the change, the higher is the risk. और हमारे केस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? Knowledge becomes redundant, useless. आज जो भी पढ़ रहे हो, आज से 2 साल के बाद आपकी नॉलेज यूजलेस हो जाएगी। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते तो आप ये नहीं बोल सकते कि आई हैव लर्न दिस और दैट। और ये हुआ था। मेरे बहुत से दोस्त थे जिनको आईबीसी नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने अपने कोर्स में कभी पढ़ा ही नहीं था। मैंने बहुत से चार्टर अकाउंटेंट दोस्त थे, जब एएस एंड इंड एएस आया था तो उनको नहीं मालूम एएस इंड एएस क्या होता है। पढ़ना पड़ा पहली बार, सीखना पड़ा, नहीं मालूम था। तो ऐसे कई चीजें आती है जो अपने को आइडिया नहीं, धीरे धीरे समझनी पड़ती है। गॉट इट? सो नाउ द साइकिल ऑफ लर्निंग इज एवर लर्निंग साइकिल। आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर आप इस साइकिल से बाहर निकले तो आप सडनली यूजलेस हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड रिडेंडेंसी। ओके, दैट इज कॉल्ड वोन आउट। सो इसलिए अपने को ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये रिस्क अपने जिस फील्ड में है, ओके, वो हर एक फील्ड में है और हर एक फील्ड में काफी अच्छे से बैठा हुआ है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिस्क? चलो पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूं कि क्या है। See, most businesses now consider risk management to be essential. Even with the same industry, the organization have diversified structure.
What then is risk? The risk has come to the business world to refer anything that prevents organization from achieving the goal. So, दो फोर्सेस काम करती हुई दिखती है वर्ल्ड में. एक जो आपकी मेंटेलिटी है कि मुझे ये करना है या मैं ये कर जाऊंगा, और दूसरी जो तुम्हें ये करने नहीं देती, उसी को आप लोग पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी बोलते हो. ओके, इनफैक्ट इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक और एनर्जी रहती है, इसलिए आप लोग उसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं. So there is a negative energy, there is a positive energy, and there is another energy that is called subtle energy. उसी को महाभारत में कृष्ण ने भगवत गीता में बोला सतोगुण, तमोगुण, रमोगुण, रजोगुण. Electron, proton, and neutrons. Okay, they were known by different names then. So ये एनर्जी आपके अंदर काम करती है और आपको दो तरह का आता है. एक आता है स्टिमुलस, एक आता है पैशन. आई एम पैशनेट अबाउट इट. लेकिन उसी तरफ दूसरी जगह पे जनरेट क्या होता है? फियर, लॉस, इंजरी, सफरेंस. एक ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो. तुमने पूरा पैशनेट होके प्लान बनाया, हम ये करेंगे वो करेंगे, और कोई ना कोई तुम्हें बोलता है पर अगर ऐसा हुआ तो. तुम पूरे पैशनेट होके एक काम शुरू करते हो और फिर अंदर से आवाज आती है इसकी क्या जरूरत है यार. You feel like I'm wasting my time. Exactly. तो ये दो एनर्जी फुल फ्लेज में काम करती है हमारे अंदर. एक एनर्जी हमें प्रोएक्टिवली काम करने बोलती है और दूसरी एनर्जी हमें प्रोएक्टिवली काम करने नहीं देती है. और इसी दोनों के बीच में, जिसको बुद्धा कहते थे तटस्थ का मार्ग, द वे ऑफ द बैलेंस. तो जब आप बैलेंस स्टेट में काम करोगे तो ना ये एनर्जी से ज्यादा सफरेंस लोगे, ना वो एनर्जी से. ओके, सो एक्चुअली है क्या? रिस्क इज दैट नेगेटिव एनर्जी जो अपने दिमाग में आती है कि कल को पापा ने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपया बोल दिया है, देने को रेडी है, लेकिन मैं करूं क्या? मैं जॉब कर लूं, मैं बिजनेस करूं, मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं. टू बी और नॉट टू बी. विल शी से यस और विल शी से नो? Exactly, that is the position of risk in our life. That is the position. एक बिजनेस के लिए फंडिंग चलो पापा ने अरेंज कर दी, अब आगे कई चीजें आती है. So how do you plan out? How do you strategize this? How do you implement it? How do you control the situation? तब जाके रिस्क पिक्चर में आता है. Got it? अब इसमें कुछ लोग एकदम पैशनेट होते हैं. ओके, स्टीव जॉब ने कहा था गो बाय योर पैशन. भाई साहब, जब मैं भी कंपनी का सीईओ हो जाऊंगा ना, मैं भी ये बोलूंगा गो बाय योर पैशन. सीईओ ने तक बराबर है. सीईओ ने से पहले पैशन डज नॉट वर्क. व्हाट वर्क्स इज मनी. पहले उतना जाना चाहिए. ओके, व्हेन अ ग्रेट entrepreneur, great man, he said money should not be the way of your life. भाई साहब, जिस दिन तुम्हारे जितना कमा लूंगा मैं भी ये बोलने वाला हूं, money should not be the way of your life. Money should be the way of your life till the time money loses the importance in your life. मुकेश अंबानी स्पीकिंग इन CNBC, मेरे पास अभी वो वीडियो नहीं है, दिखा था, बहुत अच्छी स्पीच दी थी. He says today money is not important for me. They have lost the meaning for me. Why? Because today Ambani name is more important to me. आज अंबानी के नाम पे मैं 10,000 करोड़ रुपया रेस कर सकता हूं. So money has lost meaning to me. So जब तक आपके लिए लाइफ में मनी उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता, तब तक के लिए मनी इज इंपॉर्टेंट. ओके, तब तक के लिए एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. फिर उस स्पेस में, उस स्टेज में पहुंच जाओ, फिर आप बोलना जो आपको चाहिए, फिर दुनिया को ज्ञान झाड़ना, पैशन से जियो, ये करो वो करो, फिर ठीक है. ओके, so live by your passion, but remember, live by your passion means firstly, passion should be something that gives you money. If your passion gives you no money, how long will you survive in charity? I remember this conversation I had with some of the youngsters who have come across to me. Sir, हम लोग ने अपने सोचा है, we will live by our passion, we will help. I said, good बेटा, कितने दिन घर चलेगा इससे? A month, 2 months. How long will your father and mother support you also? How long will you survive? एक लड़का आया था, सर मेरे को फोटोग्राफी करनी है, I will be in photography. I said, excellent. Tell me, what are the budgeting?
कितना बजट लगेगा फोटोग्राफी में, कितना रिटर्न्स आएगा फोटोग्राफी में, ये तो सब मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर फोटोग्राफी करके क्या करने वाले हो? बिकॉज डोंट यू फील यू विल बी हंग्री समडे? हाँ, तो हु विल गिव यू, हु विल फीड यू? तो अपना सपना मनी मनी, दैट हैज टू बी द फर्स्ट थिंग हनी। ओके, सेकेंडली रिमेंबर, पैशंस के साथ साथ यू हैव टू हैव प्रोएक्टिवनेस। अपना जो पॉजिटिव वाला एनर्जी साइकिल है ना, वो निकालना पड़ता है बाहर। इसीलिए एमबीए के पूरे कोर्स के बाद सबसे बड़ा लेसन उनको जो लास्ट कोर्स में होता है वो होता है, डू यू हैव करेज? बिकॉज करेज इज द अल्टीमेट थिंग। मेरे पास आइडियाज है, प्लानिंग है, सब कुछ है, बट आई कैन नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप। इट्स लाइक ब्लडी हिल, आई एम स्टक ओवर हियर। हाँ, बिकॉज करेज नहीं है। और करेज क्यों नहीं है? रिस्क, फियर, नहीं जमता है, डर लगता है। दैट इज वेयर रिस्क इज देयर। सो आगे समझाता हूं क्या है। और so while there is risk in every business organization, entrepreneurs will be willing to take the risk. There can be no significant return without them. Risk cannot be avoided like stress. Okay, and this does not suggest the risk is only for the purpose of taking the risk, but to reap the benefits also. Risk management has to be understood at every stage. However, internally and externally, the cost of poor management is frequently underestimated. This costs include the required to manage the situation where risk is poorly assessed and without risk. The risk can be identified from various perspectives in the form of financial risk, portability risk, investment risk, and so on. Okay? So risk का एरिया क्या है? Okay, देखो, रिस्क का एरिया ऐसा है कि बिजनेस जो है चलाने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस के साथ क्या क्या फैक्टर्स एंड रिस्क जुड़ते हैं। हर एक बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ एरियाज जुड़ते हैं। अब जैसे मैं अगर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बोल रहा हूं मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूं, पहली बात, आपके कस्टमर्स आपके पास क्यों आएंगे? Why will the customer comes to you? How will you generate leads? What are the marketing strategy? दूसरी बात, आपके कस्टमर आपके पास आएंगे, आपके सेल्स वाले उनको कैसे ट्रीट करने वाले? बराबर। तीसरी बात, आपके कस्टमर्स आपके पास आते हैं, आपके सेल्स वाले सेल्स किया, hey, do you know how much sales has happened? Do you have accounts? चौथी बात, आपका प्रोडक्ट मार्केट में खराब होते जाएगा, ओल्ड होते जा रहा है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो उस पे? क्लियर? पांचवी बात, आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होनी है, ऑपरेशंस कौन हैंडल करेगा? छठी बात, आप क्या करने वाले हो? मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट भी रोल है जिसमें एचआर, ये वो, कस्टमर से लड़ रहे हैं, आपस में एम्प्लॉय लड़ रहे हैं, उनका क्या करने का है? ओके, और लास्ट थिंग, आप क्या मैनेजमेंट के भी ऊपर बैठने वाले हो? रिव्यू। तो बिजनेस चालू करने से पहले इन सब क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। गॉट इट? इट्स नॉट दैट आई सिलेक्ट and start a dukan and one day and standing on the door, one day the customer will come. I open a barber shop and people will spring in, अरे मेरे बाल काट, make a designer style। ऐसा नहीं होता है। Got it? उसके लिए आपके पास क्यों आएंगे, दूसरे के पास? अब देखो, इसमें भी ऐसा होता है, once a person is comfortable with a particular barber or a hair stylist or a beautician, she or he will not go to the other one. So why will customers come to you? आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, ये पता करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी पुअर प्लानिंग आपको पुअर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएगी, पुअर असेसमेंट की तरफ। और ये हुआ है बहुत से लोगों से, फंडिंग लेके पहली बार ओपन कर दिया शॉप, या बैंग ऑन, वी आर ऑन, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन कस्टमर्स आर नॉट कमिंग इन, स्टेप फुटफॉल्स नहीं हो रहे। व्हाट द हेल शुड आई बी डूइंग? वो क्वेश्चन सबके लिए उठता है। फुटफॉल्स नहीं आ रहे, कस्टमर्स नहीं आ रहे, व्हाट शुड आई बी डूइंग? ओके, क्लियर? दैट कम्स इनटू पिक्चर। सो in that case you need to have risk management. So what exactly is a risk management?
Risk management is used to refer the procedure that helps the organization identify, understanding, assessing, and managing the risk. The likelihood of the success with minimizing the consequences and chances of failure. Effective risk management helps the company or organization to validate the stakeholder at the large business being managed properly and principally. तो देखो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करना है. एक, आपका रोल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है? फंक्शनल रोल, मार्केटिंग करने वाले, सेल्स करने वाले हो, अकाउंट्स करने वाले हो? विल योर रोल बी दैट? व्हाट एग्जैक्टली विल योर रोल? देखो देखो, अगर आपका फंक्शनल रोल है तो आप कभी ऊपर का रोल नहीं कर पाओगे, पर स्टार्टिंग में फंक्शनल रोल ही होता है. स्टार्टिंग में मार्केटिंग एंड सेल्स ही करना पड़ता है. जब मार्केटिंग एंड सेल्स आप अच्छे से कर पाओगे तो आपको यह सोचना है मेरे बिना ये कैसे चले. Because if the organization is dependent on the owner, Mukesh Ambani would not have been Mukesh Ambani if the organization runs only because of Mukesh Ambani. तो आपको अपना रिप्लेसमेंट, अपना मेकअप करना पड़ेगा. सो यू हैव टू मेक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप. पहले मार्केटिंग वगैरह बिठाया, उसको धीरे धीरे दूसरों को सिखाया, फिर अकाउंट्स बिठाया, फिर दूसरों को सिखाया, फिर उसके ऊपर अपना दैट इज ऑपरेशंस बिठाया, फिर सिखाया, फिर रिसर्च के लिए गए, फिर थोड़ा समझे, फिर रिव्यू पे आ गए, दूसरों को मैनेजमेंट देख रहे हो सबका कैसे चल रहा है, फिर आप टॉप बोर्ड पे पहुंचो. तो इट विल टेक टाइम, इट डजंट हैपन आउट इन द ब्लू, बट दैट्स हाउ द मैनेजमेंट गोज. मैनेजमेंट तक आना एक बड़ी बात हो गई. गॉट इट? कई सारे दुकानदारों का उतना ही होता है कि वो सिर्फ मार्केटिंग सेल्स, रोज की दुकान खोली, शटर अप, कस्टमर आया, दिया काम, खत्म, फिनिश. उससे ज्यादा उनका रोल ही नहीं है. So they never ventured out up to management. That's how it is. So as a result, आप कभी भी effectively बड़ी organization देखोगे ना, तो remember, the bigger the organization, the bigger the layer you are, the bigger the risk that you play with. The smaller the layer you are, the smaller the risk that you're playing with. Okay? अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं. एक होता है जस्ट सर मैं अपना जॉब लेके बैठने वाला हूँ, मेरे को ये सब करने का कोई शौक नहीं है. आई डोंट वांट टू प्ले विद रिस्क. मेरा हर महीने का 60-70 हजार रुपया आ गया, आई एम फाइन विद दैट. कहीं देयर आर पीपल आउट देयर, अरे अपने धंधे में अपने ने 2 लाख रुपया महीना कमा लिया, आई एम हैप्पी विद दैट. बॉस डोंट बी हैप्पी, क्योंकि टाइम जिस तरह से चेंज हो रहा है, 2 लाख रुपया महीना भी कुछ नहीं करने वाला. आज 2 लाख रुपया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिप्लीटिंग, इन्फ्लेशन खा जाएगा. तो यू हैव टू हैव द अर्निंग फास्टर और कॉम्पिटिटिव एज चाहिए. तो चीजें बदल रही हैं, रिस्क आ रहा है, रिस्क को मैनेज करना सीखना होगा. आपको कंपनी के वाइटल्स समझने हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझनी, इन्वेस्टर्स की, एम्प्लॉइज की. अब अगर इन्वेस्टर्स एम्प्लॉइज वगैरह आपस में लड़ रहे हैं, नहीं काम ठीक से कर रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी. क्लियर? सो एज अ रिजल्ट आपको समझना होगा कि रिस्क को बिठाना आसान नहीं है, लेकिन बिठाना पड़ता है. अगर आप बिजनेस आगे सोच रहे हो, पापा पैसा देने को रेडी है, तो ये भी सवाल है कि पापा को भी तो पैसा वापस देना है. So how do I make my earnings into profits and the profits into wealth and give back that? आपके लाइफ के लिए ये चीजें ध्यान रखना. पहला, हेल्थ. Think about this. What are you doing about it? Wealth. बिजनेस और इनकम, चाहे आप सैलरी कमा रहे हो या बिजनेस से कमा रहे हो. ओके, थिंक अबाउट दैट. व्हाट आर यू डूइंग विद दैट? ओके, फैमिली और रिलेशनशिप. क्लियर? देन थिंक अबाउट योर contribution back to the society and spirituality. I'm not talking about Bhagwan, I'm talking about your calmness, शांत होके बैठने का अपना खुद का टाइम, your time. So if that is how things are, then it's fine. मतलब आपके लाइफ में ये कुछ 6-7 एलिमेंट्स दिखते हैं, तब तक ठीक है, अच्छा है. अगर आपके लाइफ में वर्क 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 दिख रहा है, let me tell you, you are sucking your life out. आने वाले टाइम में ये होने वाला है. Not far away, few months down the line, आपकी आर्टिकलशिप शुरू होती है और suddenly it becomes work, 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 and you feel like, am I sucking myself out? Am I a rat in the race? जो एक ही साइकिल में रोज सुबह 9 बजे आता हूँ, रात को 9-10 बजे उठने लगता हूँ. बॉस बोलता है सर 11 बजे से पहले कहाँ जा रहे हो, काम तो खत्म करो. Alright? So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस कैसे बनाओ, तभी आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे. आपकी हॉबीज के लिए भी, आपके हेल्थ के लिए भी, आपकी वेल्थ के लिए भी. एंड
let me tell you, few years of down the line, you will start earning good amount of money. So do keep note of your health also, because अभी नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपके हेल्थ आपके लिए रियल रिगार्ड में आ जाएगा. ओके, क्योंकि हमारी लाइफ साइकिल स्पैन जो है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है. जिस तरह का खाना पीना खाते हैं वो कुछ खास हेल्दी नहीं है. तो health will be coming a major factor in years to come. And don't do that. Join a gym for so many days and never go. ये होता है, मेरे दोस्त के साथ तो होता है. हर महीने के बाद वो जाके जिम का पैसा भर के आता है. यस, महीने के 2 दिन जाता है, उसके बाद गायब. The gym instructor is happy, पैसा देके गया, he is not coming. But that is how it is. Okay, so remember, better risk strategies offer equal warning signs to the problem solving approach. Traditional concepts viewed natural disasters, fire, earthquake, and presumptively reduce the risk. And however, new and different kinds of hazards have evolved over the fast pace of technology, business dimension, complexities, and environment. Therefore, managing different forms of risk has become a crucial in the age of global economy. Numerous regulatory compliance, cross-border, and the maintain to survival, viable, and sustainable has become the yes. In fact, today sustainability has become a mantra. Sustainability has become a requirement. We are living in a kind of jungle, survival of the fittest rule. Yeah, it's a competitive jungle. Sustainability has become the need of the hour. And you will be surprised to know sustainability is the first layer of business stability. अगर आप अभी भी सस्टेनेबिलिटी पे हो, लेट मी टेल यू, बहुत से लोग उसी पे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे ही. और कुछ लोग हैं जो स्टेबिलिटी पे आते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी पे जिसका बिजनेस बंद होता है, 4-5 साल 6 साल चला है, वो क्या करेगा? वो बेच के फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करता रहता है कि मेरा तो चला नहीं, लेकिन चलो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेता हूं. ओके, इस लेवल से उस लेवल तक जाने के लिए मेहनत चाहिए. सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से ग्रोथ तक जाने के लिए मेहनत चाहिए. गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट लेयर, जहां पे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हो लेकिन नीचे काम हो रहा है, या मैनेजमेंट बैठे हो काम हो रहा है, और उसके बाद लास्ट लेयर जहां पे आप नहीं भी बैठे हो तो भी काम हो रहा है. तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का पहला मेकअप करना होगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कहां पे क्या कैसे चाहिए. दूसरा, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद उसके लिए टीम चाहिए, लोग चाहिए, क्योंकि मेकअप करने से काम नहीं होगा. या नीड पीपल हु कैन इंप्लीमेंट इट. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है सिस्टम्स बिठाना. हर एक सिस्टम को लेयर बाय लेयर बिठाना होता है. इट इज लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ ट्री. अब ट्री का ट्रंक कंस्ट्रक्ट हो गया, लीव्स बराबर आने लग गए, नाउ यू हैव एस्टैब्लिश अ गुड बिजनेस. गॉट इट? तब आप 5-6 बिजनेस और डाल सकते हो. एक बार इधर सिस्टम्स बैठ गया, देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. एक बार उधर सिस्टम्स बैठ गया, देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. दैट्स हाउ पीपल गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, लोग क्या करते हैं, लोग इसी सिस्टम में से दूसरा सिस्टम काटते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है. एंड दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन अपने आप में कभी कभी इससे काटने का मतलब, यहां पे जो फंडिंग चल रही है उससे उसको फंड करते हैं, ये गड़बड़ हो रही है. उस दूसरे बिजनेस का फंडिंग अपने आप पे अरेंज होना चाहिए. गॉट इट? तो इस चीज का ध्यान रखने का, तब आप सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट को समझ पाओगे, आप फंक्शनल एरियाज को समझ पाओगे. ओके, और रिस्क के अंदर ये भी ध्यान रखना होता है कि आप दैट इज एक बिजनेस को चलाने के लिए आप क्या क्या चीजें देख रहे हो, क्या क्या चीजें समझ रहे हो. ओके, तो जाके अब देखो होता क्या है कि नॉलेज एक पॉइंट तक अच्छी है, लेकिन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चीजों के नहीं आ रही तो आपको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस में हो क्या रहा है. देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ एम्प्लॉइज. एक एम्प्लॉय आता है बाहर जैसे चौकीदार की तरह काम करता है, चले जाता है, उसको तो ये भी नहीं मालूम कंपनी में क्या हो गया. दूसरा आता है सेल्स, दैट इज कॉल्ड फोकस लेवल, फोकल लेयर वाले, मतलब सेल्स है, सेल्स 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 ही करेगा बस. तीसरा आता है लेयर वाला एम्प्लॉय जो थोड़ा एग्जीक्यूटिव लेवल का होता है, यहाँ पे आप लोग की करियर की शुरुआत होगी. लेकिन चौथा लेयर वाला आता है जो बिजनेस को समझता है, जिसको एम्प्लॉयर उठाने के बारे में सोचता है कि ये बिजनेस को समझता है, ये बिजनेस के बारे में जानकारी लेता है, इसको समझ है कि ये डिसीजन के इम्प्लीकेशंस क्या है. ओके,
पांचवा लेयर आता है जो बिजनेस के अंदर सोच, लॉन्ग टर्म विजन रखता है। ये अलग अलग लेयर्स के लोग होते हैं, यस ये अलग अलग लेयर्स के लोग होते हैं। सेम पर्सनालिटी को उस लेयर तक जाने में टाइम लगता है, लेकिन ग्रेजुअली दैट्स हाउ यू गो। So what is the advantage of risk management? The advantage of risk management is, in long run, risk management also save large amount of money. Now what exactly is a long run and what it saves? Tell me. आज के टाइम पे ना ये चीजें चाहिए। एक तो आपका डेली गोल होता है, एक आपका वीकली गोल होता है, एक आपका मंथली गोल होता है, एक आपका ईयरली गोल होता है, और एक आपका लॉन्ग टर्म विजन गोल। तो अगर आप ये सोचते हो 5 साल या 10 साल या 7 साल, जो भी आपको पसंद आया, 10 साल डाउन द लाइन 3 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट आई विल बाय एट दिस प्लेस, ये मेरा विजन है। कितने का पड़ जाएगा? ओके, आज का रेट अगर 3.5 करोड़ का, इन्फ्लेशन ऐड करके इतना टाइम में इतना का हो जाएगा। अगर मेरे को 5.5 करोड़ रुपया 10 साल के बाद चाहिए, तो आज के तारीख में मुझे कितना कमाना है? द फ्यूचर वैल्यू ब्रिंग इट डाउन टू द प्रेजेंट वैल्यू। और अब मुझे कितनी सेविंग्स करनी है कि मुझे 5.5 करोड़ का वो फ्लैट मिलना चाहिए। दैट इज सेटिंग योर गोल्स। गोल्स इज अ डायरेक्शन वेयर यू नीड टू गो। बिजनेस नीड्स गोल। एवरी फंक्शंस ऑफ बिजनेस नीड्स गोल। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो पहला गोल मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशंस का होता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट गोल। ये साइकिल रोज घूमती है, रोज सेल्स, मार्केटिंग, कंसिस्टेंट, रोज सेल्स। वीकली गोल अकाउंट्स, हर हफ्ते में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का दिमाग खराब करना पड़ता है। ओके। मंथली गोल एम्प्लॉय मैनेजमेंट, किसका एम्प्लॉय का क्या झंझट है, किसका सैलरी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। मंथली गोल एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जिसके अंदर तुमको कवर करेंगे केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तुमको ये महीने का काम किया था, क्या किया। ओके, दैट इज अ मंथली गोल। ईयरली गोल अकाउंट्स के साथ साथ दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वार्टरली गोल रिसर्च, कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए 3-3 महीने के अंदर, अपने प्रोडक्ट में कुछ नया, नया वाला टाइट निकालो, कलर चेंज करो, कुछ भी करो, नया चाहिए, विच शुड लुक न्यू। तो वो आ जाता है आपका क्वार्टरली गोल्स। देन ईयरली गोल्स, परफॉर्मेंस रिव्यू, फुल ईयर परफॉर्मेंस, उसी में प्रॉफिटेबिलिटी आती है। वो आपका मैनेजमेंट गोल होता है। मैनेजमेंट बैठ के पूरा ईयर का रिव्यू करता है। ओके, लॉन्ग टर्म विजन गोल्स, दैट इज इतने साल बाद क्या। तो याद रखना, आपके गोल पाने के तरीके चेंज हो जाएंगे चलेगा, लेकिन गोल वो ही होना चाहिए, फोकस। A stream, an area, something like focus, वो मेरा गोल है। Correct? Conceptualize your goal, conceptualize every area of your goal कि कैसे मुझे चाहिए, और उसके लिए फिर मैं कैसे काम करना शुरू कर रहा हूं। Then you are likely to achieve it. Got it? And it can aid in making a plan and getting ready for the chances that present themselves throughout the project. Yes. किसी भी गोल को प्लानिंग के लिए आपको प्लानिंग चाहिए, आपको इंप्लीमेंटेशन की स्टेप्स चाहिए। तो ये चेक करना जरूरी है कि मैं कौन से स्टेप्स आज लूं ताकि मुझे वो गोल मिले। अगर मैं अर्निंग कर रहा हूं तो कितना सेविंग्स में आज करूं ताकि मुझे 5.5 करोड़ का फ्लैट या 2 करोड़ की गाड़ी या जो आपको चाहिए वो चाहिए, तो यू विल गेट दैट। ओके, आप अगर लोनावाला साइड या किसी और जगह जाके बड़ा बंगलो देख के आए, I will get this. If you demand this, you will get this. उस बंगलो की फोटो लो सारी जगहों से और pin it up to your board. I will get this. Or a better one than this. Okay, that's the goal setting. And then strategic and corporate planning enhance the risk management by reducing the action. That is another factor. आपको प्लान सेटअप करने पड़ते हैं। Remember, planning without action is not useful. So you need to have a strategy. You need to have understanding. अब ये strategy क्या है? Best part of strategy is called results and feedback. मतलब कुछ टाइम पे ऐसे होता है जब मेरे को मेरे ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आता है और बच्चियों को नहीं आता है क्या करने का है, तो मुझे उनके साथ डेली बैठना पड़ता है ये समझाने के लिए कि देखो बेटा ऐसा करने का, ये करने का, ये करने का। फिर दूसरे दिन सुबह मैं उनसे पूछता हूँ 8 से 9 के बीच में, अच्छा क्या किया इसका। ये नया प्रोजेक्ट आता है तब। पुरानी चीजें हैं
आज बच्चों को स्कीम, अमालगमेशन, स्ट्राइक ऑफ स्कीम बनाना, ये बनाना, वो सब अच्छे से आता है. आई डोंट हैव टू सिट विद देम. मैं मंथ के एक बार बैठता हूं तो भी काम हो जाएगा. दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. नाउ आई हैव टू जस्ट सिट विद देम फॉर वंस अ मंथ, आस्क देम क्या हुआ. कभी कभी वीक में एक बार बैठ के पूछता रहता हूँ कि क्या हुआ. दैट इज फाइन. ओके, क्योंकि आई नो माई एम्प्लॉयज नो व्हाट टू डू विद देम. एंड फीडबैक, द रिजल्ट, अल्टीमेट कस्टमर के पास मैं खुद जाता हूं पर्सनली, क्लाइंट मैनेजमेंट. तब मुझे प्योर फीडबैक मिलता है कि मेरे लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके रिप्लाई आने में कितना टाइम लग रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही है. तो दैट गिव्स मी अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट. रिमेंबर, फीडबैक इज अ मंत्रा फॉर सक्सेसफुल पीपल. पर रिमेंबर, फीडबैक कैन बी हार्श ऑल्सो. बहुत हार्श भी होता है कई बार. सो बट यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, इससे मैंने एक गलती सीखी और अब मैं उसको ठीक करने का है. ठीक है. एंड इट एस्टैब्लिश अ डिपेंडेबिलिटी अमंग द इंटरेस्टेड पार्टीज टू दैट. तो अगर आपके मैनेजमेंट प्लान सही जगह पे हैं तो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज का इंटरेस्ट आता है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन वाला सच में काम कर रहा है. सोचो, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो तो अपना बिजनेस छोड़ो, आप आपके एम्प्लॉयमेंट में देखो, अगर आप सच में डेडिकेटिवली उस चीज को समझ रहे हो, काम कर रहे हो, उसके फोकस पे ले रहे हो, तो अपने आप में एक अलग पॉइंट होता है. अब यहाँ पे भी आपको कई तरह के लोग मिलेंगे. एक लोग है जो बहुत कंप्लेन करते हैं, इतना काम है सर, इतना काम है. लेकिन मैंने लाइफ में कुछ ही लोग ही देखे हैं जो इतना काम होने के बाद भी कंप्लेन नहीं करते. गॉड नोज हाउ दे प्रायोरिटाइज, बट दे डू दैट. सैटरडे की मीटिंग में मेरे ऑफिस में दो ऐसी लड़कियां थी जो हर सैटरडे की मीटिंग में उनका काम खत्म हो चुका होता था. एंड आई यूज्ड टू आस्क देम हाउ, मतलब एवरीवन इज क्राइंग कि इतना काम में नहीं खत्म हो रहा, और उनको जितना काम दिया उतना ही दूसरों को दिया है, लेकिन शी हैज गॉट द वर्क कंप्लीटेड. या उसका पेंडिंग भी होगा तो उसके प्रॉपर रीजनिंग के साथ रहेगा कि मैंने क्लाइंट को भेज दिया है, क्लाइंट से पेंडिंग है, मेरी तरफ से नहीं. सो ये कुछ लोग हैं जो प्रायोरिटाइज ठीक से कर पाते हैं, जो समझ पाते हैं नीड ऑफ द आवर को. सो दैट एग्जैक्टली नीड्स अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. गॉट इट. और ये एबिलिटी कहां से आती है? ये एबिलिटी आती है व्हेन यू एक्चुअली मीट विद सम काइंड ऑफ मेंटर्स और सम काइंड ऑफ पर्संस जो आपसे सीनियर है और उन्होंने सीखा है उस चीज को, तो आप उनसे सीख सकते हो. गॉट इट. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? चलो, पापा ने दे दिया, पैसा है 10 लाख रुपया, बिजनेस स्टार्ट करना है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, धंधा क्या करने का है, what shop, what product, what services, what should I be doing? So यहाँ पे effective depends upon the accurate identification. Hence, this is the first stage of risk management process. The risk manager will not be able to control the unidentified risks if they are unsuccessful in the organization. Classifying organizational risk based on various categories and first responsibility of the management. Establishing essential surveillance areas both inside and outside is the first stage of planning the risk management, and then the specific identification task is dependent on them. So what exactly is the risk identification? Main area of risk identification is आपको ये समझना कि मुझे करना क्या है. What is the outcome that I am expecting? मैं इस पैसे का करूंगा क्या? तो पहले जाके ढूंढो मेरे कस्टमर्स कौन है. दूसरा, इन कस्टमर के दिमाग में मैं अपने प्रोडक्ट की चीजें कैसे डालूं, सोशल मीडिया से डालूं, इससे डालूं, या ये ऑलरेडी उनके दिमाग में है, मैं बस उनकी नीड्स या वांट्स मीट करने लगा हूं. तो किस तरीके से उन्हें ये बताऊं कि मैं हूं वो हूं जो आपके लिए रिक्वायरमेंट चीजें दे सकता है. ये ढूंढना होगा, आपकी मार्केट ढूंढनी होगी कि कहां पे अपना चीज चलेगा. You have to establish a system जहां पे आपको समझ में आए कि कौन सी चीज किससे जुड़ रही है, द प्रोसेस, और कैसे मुझे उसको एक साइकिल में डालना है ताकि वो रेगुलर जुड़ते जाए. Got it? ये करना पड़ता है. अभी जैसे आज ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्रोसेस बनाया, आई एम सिटिंग ऑन द टॉप, मेरे नीचे 3 सीनियर्स बैठते हैं, उसके नीचे पूरी टीम बैठती है, उनकी सब टीम, हर एक का रिव्यू प्रॉपरली मैं उनके साथ, सीनियर के साथ, रिस्पेक्टिव सीनियर के साथ बैठ के लेता हूं. सीनियर का भी रिव्यू होता है. तो एक पूरा सिस्टम है कि हम लोग एक दूसरे का रिव्यू करते हुए आगे चल रहे. क्लियर?
सो ये एक सिस्टम बिठाना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे भी पार्टनर्स है, मुझे भी उनको रिपोर्ट करना है ऊपर। तो वो लोग जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड विद माई आंसर्स, कि मेरे कौन से क्लाइंट्स का क्या चल रहा है, और हर एक क्लाइंट को मंथली डेटा जाना चाहिए कि उनके केस का क्या हुआ, उनके डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ, उनका टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है, जो वर्क हमारे पास है। तो क्लाइंट उसको अप्रिशिएट करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बैठा मुझे मालूम है, वो कंपनी सेक्रेटरी को उसका जब बॉस पूछता है, अरे सो एंड सो एग्रीमेंट का क्या हुआ, अब लकीली मैंने उसको मेल कर दिया था, तो ही चेक्स, हाँ सर इसका ये स्टेज चल रहा है। नहीं तो ही हैज टू कट अ सॉरी फिगर बिकॉज द बॉस उसको बोल रहा है यू आर नॉट इवन अवेयर एंड अपडेट अपनी कंपनी का क्या चल रहा है। सो दैट शुड नॉट बी द केस। Clear? And ensuring all the potential risks are detected with the goal of risk identification process. The ultimate risk is to maximize the benefits of the project possibility while minimizing the negative impact. The team is better able to accomplish the project schedule quality when they are aware of the project, which lowers the amount of surprises and the goal identification. But that's how it is. Let me tell you, organizations out there hate surprises. They don't like surprises. You don't like surprises. Why? अचानक से कोई आके बोले सर ऐसा नहीं, आपके केस में वैसा हो गया, हाउ विल आई लाइक? सर मैं शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कर रही थी, एक्चुअली गड़बड़ हो गई, फॉर्म में मिस्टेक से ये चला गया। नो, हाउ विल योर क्लाइंट, योर बॉस ट्रीट इट? सो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक बिजनेस को भी सेटअप करने के लिए हमें ये समझना है कि हम पॉसिबिलिटीज, और रिमेंबर द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज द अल्टीमेट लॉ, दैट इज दिस वे, यू मे विन यू मे नॉट विन, लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का टाइमिंग, उसका स्केड्यूलिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसको करने का टाइम का तरीका, कैसे उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करूंगा ताकि मुझे रिटर्न्स में प्रॉफिट्स मिले, वो जानना जरूरी है। ये प्रोजेक्ट सर्विसेज भी हो सकता है, ये प्रोजेक्ट आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। क्लियर? अब ये इंप्लीमेंटेशन तक लेके जाने के लिए आपको हो सकता है कोर लेवल पे जाओ, हो सकता है अपर लेवल पे जाओ, हो सकता है और ऊपर लेवल पे जाओ, लेकिन आपको समझना होगा कि प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में ब्लॉकेज कहां पर है, किस तरीके से ब्लॉकेज हो रही है और किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करवाना है। अब समझ में आया? तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है हर छोटे 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 एरिया में। बिजनेस चलाना ओके इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बिजनेस से बेटर डील कोई नहीं होती। बराबर? बिजनेस चलाना आसान नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन बिजनेस से बेटर डील कोई नहीं है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में आपका एम्प्लॉयर 5 साल की मेहनत के बाद भी आपको वही 10 या 20% एस्केलेशन क्लॉज देगा। पर अगर आपका बिजनेस बैठ गया तो सैलरी तो मिल रही है, वो तो आप बिजनेस से विड्रॉ कर ही सकते हो, प्रॉफिट्स भी मिलेगा, और बिजनेस आपका खुद का है, आप चाहिए तो बेच के भी निकल सकते हो। ओके तो बिजनेस चलाना कभी आसान नहीं है, और लड़कियों को इसमें बहुत अच्छा प्रिविलेज होता है, बस वो इसको एक्सप्लोर नहीं करती है। नहीं तो आउट देयर द गर्ल्स मार्केट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मार्केट, एज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माई कजिन। उसने she did her qualification from SNDT college, Nirmala College of Churchgate में something, and then फूड न्यूट्रिशन कोर्स किया, उसके लिए उसने एक सेटअप कर लिया है, अब वो चल रहा है। फिर उसने वो कोर्स किया दैट इज ब्यूटिशियन प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें अब उसके लिए वो सेटअप कर रही है, वो चल रहा है। फिर देन शी विल बी गोइंग इनटू फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्सटाइल। शी सेज दिस एसएनडीटी कॉलेज ऑफ वुमेन इज अ रिपोजिटरी ऑफ स्किल्स, जिसमें आप कोर्स करो, बिजनेस बनाओ बेचो, बिजनेस बनाओ बेचो। इट्स अ रिपोजिटरी ऑफ स्किल्स, जिसमें आपको भी मालूम पड़ गया और आपको दूसरे से भी काम करवाना आता है। ओके तो ये कुछ लोगों को समझ में आता है, हर किसी को नहीं। क्लियर? सो दैट्स हाउ इट इज। आपको ये समझना होता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई योर कोर एरिया, और ये कोर एरिया आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है, हम लोग जब तक अपने लाइफ का वो अल्टीमेट कोर यो एरिया, या स्टीव जॉब की भाषा में पैशन, या जो बोलना बोलो, जब तक वो मिलता नहीं है तब तक वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं आती। आप अपने आप को मार के और एम्प्लॉयमेंट पे बैठे हुए हो, जहां पे रोज का वही सुबह का काम चल रहा है, ऊपर से वो चिल्ला रहा है यू आर नॉट कंप्लीटिंग दैट दिस, सारा काम भी कम नहीं देता है,
ये भी है वो भी है, दिन खत्म होते होते यू फील लाइक फिर वापस से उसमें जाने का टाइम पास, यू फील लाइक एग्जॉस्टेड। ओके, सो फिर भी लोग उसके साथ जीना पसंद करते हैं। सैटरडे संडे गोज इन ऑल द वे अदर वेज, जिसमें मेजोरिटी लोगों का संडे सिर्फ टीवी या टाइम पास देखने में चले जाता है। सर आई वाज लुकिंग एट नेटफ्लिक्स, पूरा संडे उसमें गए हुए हैं। मैंने नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज खत्म कर डाली। Okay, so I actually do wonder because I also have a policy that is called no phone policies. तो मैंने अपने घर में वो पॉलिसी रखी हुई है। सो एक एरिया के उधर ही फोन रहेगा, बातचीत जो करनी है उधर ही करनी है, बाकी पूरे घर में फोन नहीं घूमेगा। एटलीस्ट आई डोंट रोटेट माई फोन इन एंटायर, वो उधर ही रहेगा, वो उधर ही पड़ा है। मैं घर में जाके फोन अपना उधर ही रख देता हूँ। फोन आएगा मैं उधर जाके रिसीव करता हूँ, उधर ही रख के वापस आ जाता हूँ। Otherwise, I will not be able to do in my study. I don't keep laptops, phones, tablets, nothing, because there are books. So in my study, only books. I do study 4:30 a.m., 5 a.m. depending. Walking करके आता हूँ, उसके बाद study करने बैठ जाता हूँ। Okay, so reading करनी पड़ती है, yes, reading करनी पड़ती है। आगे gradual life में आपके पास ये चीजें अपने आप आने लगेगी। ओके, अगर काम होगा तो आई हैव केप्ट माय वर्क प्लेस, वहां पे अपना काम करता हूं। तो आई डोंट टेक माय वर्क टू स्टडी, आई गो टू प्लेस वेयर इट हैज टू बी। So I've dedicated my areas to that thing. So gradually I've started realizing it is helping me out. That things are getting done. Suddenly it is getting done. Because I remember my life when I used to carry phone at every place. I don't know what, I used to wonder why things are not getting done. मेरे को ये सुबह पढ़ने का था लेकिन मैं पढ़ा क्यों नहीं? बिकॉज मैं बैठ के स्वाइपिंग कर रहा था। Then I realized the fact that what was going wrong. So let things be at the place where they should be. अगर टीवी है तो टीवी की जगह पे हो, उसको उठा के पूरे घर में नहीं घूमने का है। उसी तरह फोन है तो फोन की जगह पे, लैपटॉप है तो लैपटॉप की जगह। आई शुड गो टू दैट प्लेस, दैट शुड नॉट कम टू माई प्लेस। सो ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड इंप्रूविंग। तो ये प्रोसेस आपको लेट डाउन करना होगा कि आपके लाइफ को कैसे इंप्रूव करने का है। ये कहां से सीखा मैंने? एक अच्छी बुक पढ़ी थी, वहां से सीखा, एटॉमिक हैबिट्स। Okay, find out the cue, find out the reason, find out the things, and then you will start associating it better. Okay, so what is the process of identification? See, this is how taking an inventory of the potential risk impact of delivery for the effective management project. The stage is essential, and the project manager's uncertainty is decreased by the output risk identification, which is an input for analysis. Throughout the course of project, the itinerary project must be continuously repeated to ensure that the potential dangers are found and this is. So risk को identify करने का तरीका क्या है? देखो दो तरीका होता है। एक तरीका होता है जिसमें आप उन पर्सन से बात कर सकते हो जो एक्सपीरियंस्ड है, जो मेंटर्स हैं। आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक टाटा कंपनी सीईओ का रेजिग्नेशन हो रहा था and he was then 70 years, something like that. And he says that when we achieve to the level of success, यहाँ पे सक्सेस का मतलब ये था कि मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इतने मिस्टेक्स किए हैं जिससे अब मैं अगर आज 70 साल की उम्र के आसपास में हूं, डिसीजन लेता हूं तो मैं मिस्टेक्स नहीं करूंगा, मेरे डिसीजन एकदम परफेक्टली करेक्ट जाते हैं। यस, वो जब रिटायर हुआ ही वाज टाटा का सबसे सक्सेसफुल सीईओ में से एक है। तो उस टाइम पे ही वाज सक्सेसफुल। And when he said this way, when we reach the epitome of success, we are asked to walk out. जब हम लोग सक्सेस के उस शिखर पे है कि अब मेरे से गलती भी नहीं हो सकती, तो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है टाटा। So please walk out because we need persons who can make mistakes. Got it? But Tata की policy, all retired CEOs, everyone has to be the mentor, compulsory mentor. Yes, we need mentor. Ratan Tata ji himself was a mentor. अभी तो उनकी bodily structure उतनी supportive नहीं है. He's passing to the last phases now. But पहले he used to be the mentor. तो ये mentorship चाहिए, ये चाहिए. Now who can be mentor? अगर आप उनसे पूछोगे जो आपके
घर के लोग हैं या कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, लेट मी टेल यू, दे विल गिव यू एडवाइस, बेटा जॉब कर, जॉब सबसे अच्छी होती है, मैंने दुनिया देखी है, आई हैव gone through all these things. Job is the best thing. Okay, I remember my uncle saying, बेटा जॉब ही करने का, सरकार की जॉब मिल गई और अच्छी, आजकल कॉर्पोरेट जॉब भी बहुत अच्छी होती है वैसे तो, यू कैन स्टार्ट विद दैट 25,000 रुपीज एंड देन यू कैन गो अप, बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड वेरी गुड। ये एक पॉइंट है, सबने समझाया था जॉब करो जॉब करो, कुछ लोगों ने बोला अरे प्रैक्टिस करने का स्काई इज द लिमिट, प्रैक्टिस में कितने लोग आते हैं ये वो, अच्छा है, सब अच्छा है, आपका कोर जब तक आपको नहीं समझ में आता तब तक सब अच्छा है, क्लियर। लेकिन समझना क्या होता है, आस्क अ पर्सन हु हैज डन दैट, हु हैज अचीव दैट। अगर आप मुकेश भाई अंबानी को ईमेल डालते हो ना, आई नीड अ जॉब सर, यू विल नेवर गेट अ रिप्लाई। बट इफ यू पुट अ ईमेल टू मुकेश भाई अंबानी, सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ सिचुएशन एंड एज अ ओनर व्हाट विल यू थिंक अबाउट इट, यू विल गेट अ रिप्लाई। एंड आई हैव डन दैट। एक क्लाइंट के लिए मेरे को करना पड़ा था, बिकॉज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एज अ बिजनेस ओनर व्हाट शुड वन थिंग। लकीली आई हैव गॉट अ ईमेल आईडी ऑफ मिस्टर अंबानी थैंक्स टू रिलायंस, सो आई पुट हिम अ डायरेक्ट मेल दैट सर ये एनालिसिस है नरेटिंग एज एक्स कंपनी एंड सो एंड सो, और इट वाज नॉट सम लॉ रिलेटेड, इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बिजनेस का डिसीजन था। तो एज अ ओनर व्हाट वुड बी यू थिंकिंग टू टेक द डिसीजन? It took them to 6 to 7 days. I got a reply. I never expected a reply. हमने सोचा नहीं आएगा, ये तो जस्ट किसी अंदर से आया कि आस्क अ मेंटर, तो लेट्स आस्क अ मेंटर, तो ये डिसीजन मुकेश भाई जैसा कि कोई मेंटर लेगा तो समझ में आएगा। And the reply came. Who, God knows, whoever replied, maybe Mukesh bhai replied or somebody else replied, but the reply came. And he suggested that as a owner, I would have thought about this. अब वही बच्चा अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए मुकेश भाई को ईमेल भेजेगा एनएससी बीएससी पे उनका ईमेल आईडी देख के, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ दिस? नथिंग। ही सेज आई एम नॉट द एचआर गाय, सेंड इट टू द एचआर। आप उससे वही पा सकते हो जो उसके पास है। एक बिजनेस ओनर से ओनरशिप के डिसीजन मांगो, वो बताएगा। उससे जॉब मांगोगे, वो कहां से देगा? एक लीगल एक्सपर्ट से आप लीगल एडवाइजरी मांगो, वो दे सकता है। क्लियर? So, इसी तरीके से ask your mentor, and that day onwards I understood. If you actually ask the right guy a rightful question, you will get a reply. I have asked thereafter. कुमार मंगलम बिरला जी से तो मिल भी चुके हैं बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में, तो उधर भी पूछ सकते थे। I have गौतम अदानी जी से भी मिल चुके हैं, उनको भी ईमेल डाल सकता हो, I can ask them. लेकिन the point is, you can ask the right guy, but ask the question that concerns the business. Got it? If you ask any kind of faltu question, you will not get a reply. It's no sense. Exactly, that's what is needed. If you have to identify that I am planning to do a business, okay, what should be my proper question? What should be my right questions? And then you can shoot up to everyone. You will be surprised. You can shoot the question to Akshay Kumar also. He will be also replying that. Amitabh Bachchan ji replies. If you can talk about some film industry or something like that, or a worth that, sir, I'm new to acting, मैंने so and so कुछ किया है, and I'm thinking about this, he also puts a reply. Because they know that genuinity कौन कितना है। एक सिचुएशन से समझ में आता है कि सामने वाला से मेरे से टाइम पास कर रहा है या एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा है जो उसको चाहिए। तो इफ यू आस्क अ प्रॉपर मेंटर, यू विल गेट अ प्रॉपर रिप्लाई। Got it? And yes, एक बार पूछना, 2 बार पूछना, but don't start the series of reminder 1, reminder 2, reminder 3. That is not the way. Remember, they are not your employees or something like consultants. वो फ्री होंगे, दे देंगे रिप्लाई, नहीं मिला, ask another mentor. Got it? समझा? Then, and remember, you're not asking the business secrets, or you're not asking share price ऊपर जाएगा क्या सर, क्या लगता है आप मर्जर अमालगमेशन कर रहे हो क्या? That's not the thing. Okay? Okay, so what exactly is needed for this? Create a systematic process. Exactly. आपको मैं जैसे समझा रहा था, systems अपनी जगह चाहिए,
सिस्टम्स क्या होते हैं? सिस्टम्स ये होता है कि मार्केटिंग अपनी जगह कैसे बैठा रहे हो, कौन मार्केटिंग को चेक कर रहा है, लीड्स कैसे जनरेट हो रही है, वो सेल्स डिपार्टमेंट पे कैसे जा रही है, सेल्स डिपार्टमेंट लीड्स को फॉलो अप करके कैसे उसको कस्टमर को कन्वर्ट कर रहा है टू पे द मनी। क्लियर? फिर सेल्स होने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कैसे मिल रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसे उसकी जॉटिंग कर रहा है। गॉट इट? अब जॉटिंग होने के बाद कैसे उसके अंदर से पूरा नोटिंग आ रही है, डैशबोर्ड कैसे बन रहा है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट डिलीवरी कैसे कंप्लीट कर रहा है। सिस्टम्स अपनी जगह बराबर चाहिए। डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डिलीवरी नोट जा रहा है कि नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसकी नोटिंग कर रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट एचआर वगैरह सब की रिव्यू चल रही है कि नहीं, फिर उसके बाद रिव्यू डिपार्टमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं कि मैनेजमेंट ठीक से काम कर रही है कि नहीं। तो ये सारे सिस्टम्स अपनी जगह चाहिए, बिकॉज वंस द सिस्टम्स आर इन प्लेस, लेट मी टेल यू, मेनी थिंग्स कैन वर्क आउट। अब इसी सिस्टम के बीच में गड़बड़ होती है, वहीं पे रिस्क होता है। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय गाय, वो डिलीवरी सिस्टम्स वगैरह में है, ही वाज शाउटिंग, ओके, सो ही वाज शाउटिंग, क्या ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। तो ये चीजें आती है, एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। Okay, so he was shouting like, एक मिनट रुक जाओ, I think so देखो होता है, शाउटिंग किस हिसाब से हो रही थी, शाउटिंग इस हिसाब से होती है कि he was calling and he was like, अपने एम्प्लॉय को शाउट कर रहा था, एमसी बीसी ये सी वो सी, क्यों? अबे किसकी डिलीवरी किसके घर करके आया, ये क्या किया, वो क्या किया। सो व्हाट हैज हैपेंड, सिस्टम्स अपनी जगह पे फ्लॉड हो गए। तो ये सब गड़बड़ हो जाती है, अगर आप चीजें बराबर से नहीं बिठाते हैं ना, बहुत ट्रबल होती है। अभी जैसे दिवाली का टाइम है, अमेजॉन डिलीवरी है, किसकी डिलीवरी किसके घर पहुंच गई, और सामने वाले ने खोल खोल के यूज भी कर ली। सो होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब ये इंपॉर्टेंट चीज, सारे सिस्टम्स के बीच में ना फीडबैक चाहिए। ओके, फीडबैक मतलब मार्केटिंग वाले से मार्केटिंग, भाई दिन में कितना हुआ, उनके लिए डेली फीडबैक चाहिए, सेल्स के लिए डेली फीडबैक चाहिए, ऑपरेशंस के लिए डेली फीडबैक चाहिए, अकाउंट्स के लिए मैं वीकली फीडबैक। अगर वीक होने के बाद भी अकाउंट्स वाला नहीं कुछ कर पाया तो यू विल आस्क, भाई सीट गर्म करने के लिए बिठाया था तेरे, किधर है एंट्रिया, आई नीड दिस, वो करना पड़ता है। नहीं तो फिर अकाउंट्स का एंट्री नहीं होगा तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा नेक्स्ट वीक जाते हुए कि परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो you need to have proper data, proper information, because information is the key। क्योंकि ये हफ्ता 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 जोड़ के एक महीना हो जाता है। बॉस उसने एक हफ्ते का डेटा छोड़ा ना, तो उसका मतलब नेक्स्ट वीक होते हुए 2 हफ्ते हो जाएंगे। समझा? तो इट इज नॉट इजी। एंड अप्लाइंग आइडेंटिफिकेशन रिस्क एंड टूल्स। अब आपने जितना भी डेटा कलेक्ट किया महीने के एंड पे रिव्यू, दैट्स व्हाट योर रिव्यू इज। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स, ये सब को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब नाम सुनने को मिलेंगे। केपीआई क्या है, केआरए क्या है, एटीआर क्या हुआ है। सो ये तुम्हारे बारे में सुनने को मिलेंगे। तो यू विल बी लाइक, महीना का एंड आ रहा है 25, अबे मेरा केआरए इंप्रूव करने का है। की रिजल्ट्स एरियाज, मेरे की रिजल्ट्स एरिया में साले ने, बॉस ने 2 जगह पे टिक दिया है, आई नीड 3 और 5, नहीं तो साला वो नहीं देगा इंक्रीमेंट। सो ये दिमाग में शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि बॉस ने टूल्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि जिस दिन तुम आए थे ये रहे चार्टर, ये रहे टूल्स, तुमसे ये काम महीने में चाहिए, नहीं आया तो नो परफॉर्मेंस। इसी तरह तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के लिए बिठा के रखना है कि बॉस मुझे ये चाहिए, और नहीं हो रहा तो रीजंस चाहिए। मार्केटिंग वाले से टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, रीजंस दो, क्यों नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है। ओके, देन डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क। रिस्क का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसलिए मैं बोला सारी चीजों का डॉक्यूमेंट, यहां तक कि अकाउंट्स वाले का भी डॉक्यूमेंट। बस तू आता है, कैश फ्लो चाहिए, कैश रजिस्टर्स, ये रजिस्टर, बैंक रिकंसिलिएशन, ये सारे, और मेरे को वीक के एंड पे ट्रायल बैलेंस चाहिए, और मंथ के एंड पे मंथली बैलेंस शीट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर किसी का मुझे डेटा वाइज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। और ये भी देखना होगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैंने देखा है कई जगह पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। ऑडिटर ये आके तुमसे पूछता है, मैडम परचेज डिपार्टमेंट का ये एग्रीमेंट किधर है, आपकी कंपनी से 3 करोड़ का रिलीज दिखा है, एंड यू लाइक कॉलिंग परचेज। अबे चूस साले, तेरे को बोला था एग्रीमेंट किधर है,
ओ यार मैं वेंडर से एग्रीमेंट लेना भूल गया, भूल गया। अभी ऑडिटर तेरे को देखना रुक, मैं बना के भेजती हूँ, अभी का भी साइन करवा। क्यों? क्योंकि चाहिए वो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं चाहिए रहेगा, और ऑडिटर बदनाम हो रहा है, ऑडिटर बोल रहा है ये नहीं हो रहा, ऑडिटर बोल रहा है वो नहीं हो रहा, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन हम लोग को सब उसके नाम पे बिल फाड़ना पड़ रहा है। वो करना पड़ता है ताकि वेंडर्स का एग्रीमेंट बराबर बैठे, वाउचर्स बराबर बैठे, सैप सिस्टम में स्कैनिंग हुई है कि नहीं, ये सब चीज देखनी पड़ती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रॉपर। क्लियर? एंड डॉक्यूमेंटिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस टू इंप्रूव द रिस्क। आपको ये समझना होगा कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और आने वाले चेंजेस के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कौन से प्रोसेस क्या है, मतलब मुझे ये काम करना है, अच्छा ये काम करने के लिए एक 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 क्वेश्चन। जैसे आप अगर कोई टूर एंड ट्रैवल डिसाइड कर रहे हो कि इस बार फैमिली के साथ यहाँ जाएंगे, तो एक, हम लोग कितने जन जा रहे हैं, टिकट्स बुक हो गया क्या, ये अरेंजमेंट हो गया क्या, साथ में क्या क्या लेके जाने हैं, वहाँ पे ठंडी है कि गर्मी है, खाना पीना साथ में कुछ लेके जाना है या वहाँ पे मिलेगा, ओके, रहने का क्या अरेंजमेंट है, होटल इमरजेंसी नंबर, ये वो सब, और इंडिया के बाहर जा रहे हो तो एम्बेसी का नंबर किधर है, एम्बेसी कितनी दूर रहेगी हमसे, ये वो सब नोटिंग रखनी पड़ती है। सो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस है, एंड असेसिंग द प्रोसेस इफेक्टिवनेस। ओके, ये तभी जज होती है जब आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हो कि चलो पहला काम ये करके देखो, ये करके देखो, ये करके, जहां पे अटक रहा है यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा ये इसके वजह से। तो ये बिजनेस है, ये डेली आपको करना पड़ता है, तब जाके सिस्टम्स बैठते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज बिजीनेस। क्लियर? दैट्स व्हाट कीप यू बिजी। भले ही मैं मैनेजमेंट पे बैठता हूं, लेकिन लोअर डाउन नीचे आके मुझे देखना ही पड़ता है कि भाई ऑपरेशंस क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, हर हफ्ते में बैठ के अपने वालों से पूछना ही पड़ता है कि क्या चल रहा है। तो वीक में एक या दो बार, और अगर सैटरडे की मीटिंग गई तो मैं मंडे की मीटिंग लेता हूँ। सुबह की मीटिंग होती है 7 बजे की, भाई क्या चल रहा था बताओ, सबको जूम पे लिया। ओके, कई बार वो उस जूम के ऊपर सुबह 7 बजे की मीटिंग में लड़के बच्चे नहा धो के रेडी भी नहीं हुए होते, कोई बात नहीं, स्क्रीन के सामने बैठो सब ऑन करके, और बताओ ये क्या चल रहा था, इसका क्या चल रहा था, इसका क्या चल रहा था। तो ये जानना जरूरी है, यस, नहीं तो आप इफेक्टिवली सिस्टम्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। हाँ, कई बार वो बच्चे आते हैं कि सर ये वो चीजें मेरे को नहीं आती है, तो वहां पे मुझे खुद कहा, अभी जैसे मेरे को कुछ बिजनेस एनालिस्ट करने पड़ते हैं, अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिस्ट का काम बहुत, मतलब किसी को नहीं आता, सब एनएलयू के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को नहीं आता है। तो एज ए रिजल्ट वो बिजनेस एनालिस्ट का काम फिर मुझे अपने हाथ में लेना पड़ता है कि आई हैव टू एनालाइज, प्रिपेयर अ रिपोर्ट, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ये वो करते मुझे ही भेजना पड़ता है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है। दे आर ऑल लीगल लॉयर्स, लिटिगेशंस एंड वो सब, सो दे डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस एनालिस्ट और ये सब चीजें। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो कर सकते हो तुमको करो, मैं जो कर सकता हूँ मैं करूंगा, बाकी क्लाइंट में जाके बात करेंगे। तो क्लाइंट के जाके पूछता रहता हूँ, भाई ये हो गया, ये हो गया, आपका कुछ और काम, क्या काम नहीं हुआ, कुछ तो कॉफी पी के आने का, चाय पी के आने का, वो भी नहीं दिया तो कुछ नहीं, हाय बोल के आने का। But you have to go. I have got some set of clients in my areas जहाँ पे मैं सेंट्रल हार्बर सब जगह घूमता रहता हूँ, प्लस देर आर आउटस्टेशन क्लाइंट्स, लेकिन उसके लिए फिर मैंने अपने दूसरे कलीग को रखा है, वो घूमता रहता है। So that makes difference. Okay. Now how do you analyze the risk? Risk analysis ऐसे चलता है, जैसे I appear for 2024 June attempt. I clear, I don't clear. I clear तो 21 months आर्टिकल, I don't clear, ओके, 21 मंथ्स आर्टिकल ले देके मेंबरशिप तो हम दोनों एक ही टाइम पे लेने वाले हैं, क्योंकि आर्टिकलशिप के साथ आई कैन क्लियर, यस यू कैन क्लियर 21 मंथ्स आर्टिकल में, तो आराम से आप सीएस पास हो जाते हो। तो एक एक ग्रुप देते भी पास हो जाते हो डेफिनेटली, तो ले देखिए मेंबरशिप एक टाइम पे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आई डोंट क्लियर तो आई हैव टू स्टडी, जिसका क्लियर हो गया कैन स्टडी समथिंग एल्स। तो 21 महीना होते होते उस लड़की का हो सकता है एनआईएसएम हो जाए, उस लड़की का हो सकता है एलएलबी का कुछ हो जाए, उस लड़की का होता है कुछ और कुछ हो जाए, मेरा सीएसई होगा अनलेस आई एम गुड इनफ टू टेक चैलेंजेस, वही वाला जो 3 दिन पढ़ के आप दे सकते हो। So if you are good enough to take challenges, good enough, then go for this. तो ये हो क्या रहा है, आप कर रहे हो रिस्क का एनालिसिस, रिस्क तो है, रिस्क का एनालिसिस। सो रिस्क एनालिसिस व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफिकेशन रिस्क फैक्टर्स, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव दैट could jeopardize the risk,
To do the analysis, the first line of potential danger is that has to calculate the likelihood that come past to analysis, and the scenario-based analysis may be used to account the potential outcomes. Risk analysis can be difficult and it calls for specific data using the plans, financial data, marketing planning and its accrual. तो देखो analysis है क्या? एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ये हुआ आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिटेक्ट करना होता है, मैनेजमेंट स्किल्स में आना पड़ता है। मतलब आपको आपके रिस्क को है ना और पूरे बिजनेस को ऐसे दूर करके देखना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे आयरन मैन के अंदर आयरन मैन को पूरा सिटी और सब कुछ दूर करके देखना होता है कि ये स्ट्राइक ऑफ करो, ये रखने का, ये है, ये है। उसी तरह आपको महीने में एक बार अपने बिजनेस को अपने आप से पूरा दूर करके देखना होता है कि कौन किधर क्या कर रहा है। ऐसा होता है, यस, कई बार ऐसा होता है ऑफिस में एकदम मैं अकेला हूं और आई एम जस्ट स्टैंडिंग लुकिंग एट व्हाट ये इमेजिनिंग ये इधर बैठती है, ये इधर बैठता है, ये इधर है, ये इधर, पूरा वो पिक्चर घूम रही है। बट यू हैव टू डू दिस तो to get an analytical view के business जा किधर रहा है, are we going towards our own goal or not, or are we going anywhere? क्लियर? बीच में शुरू हो गया था। अब यहां पर मेरी कॉर्पोरेट लीगल प्रैक्टिस है, दिल्ली में मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस है। I don't do criminal practice in Mumbai. Mumbai is only for corporate legal practice. Delhi is for criminal practice. Hyderabad is for other, that is cyber security and other practices. And Bangalore is for other practices, medical, pharmaceutical and media practice वहाँ पे चलती है। So हमारी प्रैक्टिस का एरिया इस तरह से सेटअप है। अब in that case we don't, बीच में क्या हो गया था, इधर फर्म में ना क्रिमिनल मैटर्स आने लग गए, तो मेरे लोअर कलीग ने लेना शुरू कर दिया। अब उसको क्या हो गया, अपना गोल सडनली टर्न हो गया क्रिमिनल प्रैक्टिस की तरफ। मैं उसको बोला देख, कॉर्पोरेट क्रिमिनल होगा तो लेना, डायरेक्टर्स कंपनी का, तो नॉर्मल क्रिमिनल प्रैक्टिस मत ले। वो स्टार्टिंग में नहीं समझा, लेकिन बाद में वही हुआ क्योंकि वो भी टाइम खाने लग गया और ये गड़बड़ हो गई। आई वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू आस्क हिम टू सिट वंस एंड फॉर ऑल विद मी कि अब बात करो, या तो ये करना है या वो करना है। फर्स्ट ही थॉट कि क्रिमिनल प्रैक्टिस में बहुत अच्छा स्कोप होगा, ये होगा। 2 या 3 महीने के बाद ही स्टार्ट रियलाइजिंग भाई ऐसा नहीं होता है। नाउ ही वाज लाइक सर कॉर्पोरेट लीगल प्रैक्टिस ही ठीक है, बिकॉज क्रिमिनल से डील करना आसान नहीं। मेरे करियर के 5-5.5 साल मैंने क्रिमिनल से डील किया हुआ है। डीप डाउन क्रिमिनल, बमबास क्रिमिनल, मर्डर वाले क्रिमिनल, वैसे वाले, गोइंग इनटू बिग टाइम जेल्स ऑल्सो, कि उन लोगों से मिलने जाना पड़ता था। तो मैं बताया क्रिमिनल प्रैक्टिस इज नॉट दैट थिंग दैट आराम से काम हो जाता है। सो वेदर यू वांट टू डील विद देम तो अपनी फर्म से अलग हो जा, अगर नहीं कॉर्पोरेट में रहना है तो इधर रहे। सो वी हैव गॉट दैट स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस। ओके, मेरे पास अगर आज भी शिपिंग का केस आता है मैं हैदराबाद भेजता हूँ, वहां से पूरी कंसल्टेशन होती है क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन दैट। ओके, मर्केंटाइल शिपिंग वगैरह का केसेस में वो लोग गुड है, वहां से एक्सपर्ट करते हैं। सो जहां पे जिसकी जो एक्सपर्टीज है, अब दिल्ली में कभी कॉर्पोरेट का केस आता है वो लोग हमको भेज देते हैं, वी पूरा डू ऑल द रिसर्च, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग वगैरह प्रिपेयर करके दिल्ली भेज देते हैं, वहां पे अपीयरेंस का काम वो कर लेंगे। तो दैट्स हाउ वी हैव गॉट अ सेटअप। ओके, वी हैव गॉट समथिंग लाइक अ काइट बेस्ड सेटअप, बट दैट्स हाउ वी हैव गॉट द सेटअप। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव गॉट एनालिसिस कि हमारा पर्टिकुलर फर्म का गोल क्या है और उसको उसी गोल की तरफ जाना चाहिए। दैट्स इट। डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अनलेस आई वांट टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ टीम फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ गोल, पर वो ऑलरेडी है। मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस इन दिल्ली में क्राइम सबसे ज्यादा होता है। मुंबई के लिए अगर मेरे को कोई भी सीआर रिट पिटिशन वगैरह भी चाहिए, मुझे सिर्फ दिल्ली के पार्टनर मिस्टर वोरा बैठते हैं, उनको फोन करने का है, ही विल ड्राफ्ट एंड सेंड मी दैट। आई जस्ट हैव टू आस्क एनी सीनियर काउंसिल, डैम इट, अपीयर रियल ड्राफ्ट। आई हैव डन दैट मेनी टाइम्स। आई एम आस्किंग एनी सीनियर काउंसिल को दे दिया ड्राफ्ट और सर रेडी है पिटिशन, यस सर रेडी है। वो रीड करता था एंड यूज्ड टू गेट इंप्रेसिव, हे हु इज ड्राफ्टिंग दिस काइंड ऑफ पिटिशन फॉर यू? आप मिस्टर वोरा इज अ नोन क्रिमिनल लॉयर इन दिल्ली, सीनियर एडवोकेट्स के साथ है वो। तो उनका कोर फंक्शनैलिटी क्रिमिनल है उधर। वहां पे वहां के लोग मेरे को बोलते हैं, वहां के जूनियर, सर कॉर्पोरेट का काम हमें सिखाइए ना। अब आई कैनॉट कॉर्पोरेट का काम तुम्हें वहां पे सिखाने में आ नहीं सकता,
मेरा काम इधर है। सो ये डिपेंड करता है। क्लियर? अब मीडिया एंड फार्मास्यूटिकल बेंगलुरु में है, तो उसके लिए जो सीखना चाहता है वो बेंगलुरु जाए। तो यहाँ पे जो एनएलयू के स्टूडेंट्स आते हैं उनको बोला है मीडिया फार्मास्यूटिकल जाना है, बेंगलुरु जाओ। क्लियर? तो डिफरेंट एनालिसिस है, डिफरेंट स्कोप है, आपको आपका एक्सपर्टीज एरिया पकड़ना है और स्टिक टू दैट फर्स्ट। ठीक है? देन risk analysis is useful for many situations. Yes, planning a project, whether or not to move forward with the project, improving the safety project, events and technology project, planning a changes, new competitor, permutation combinations के हिसाब से। तो आपको ये समझना है कि रिस्क एनालिसिस कई सिचुएशन से आती है। ओके? आपको छोटी छोटी चीजें देखो, एक बिजनेस को सेटअप करने ना, पापा बोल रहे 10 लाख रुपया देने को रेडी है, लेकिन प्लान आउट मुझे किस चीज के लिए चाहिए, मैं आगे पहला स्टेप क्या लेना चाहूंगा, किससे अप्रोच करूंगा, किससे मिलूंगा। जैसे ड्यूरिंग माय डिस्कशन ऑफ स्ट्राइक ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, उस टाइम पे मैंने जैसे बताया था, हमारे एक कलीग है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उन्होंने अपना खुद का आज एक बिजनेस खोल लिया, लेकिन ये बिजनेस को उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था 2017 में। ही इज एन एम्प्लॉय इन द कंपनी। 2017 में बच्चियों के लिए, उसके खुद में घर में एक छोटी बच्ची हुई, तो बच्चियों के लिए फ्रॉक्स ये वो कैसे बनती है, कहां से बनती है, उन्होंने ढूंढ के निकाला, पूरा डीप डाउन रिसर्च किया। 18 में मेरे से मिले थे, बोले मेरे को ये बिजनेस करने का है। तो मैं बोला बताइए फिर क्या करने का है। ही सेड यू फॉर्म अ कंपनी। बोला ठीक है, हमने कंपनी बनाई, बट ही रिक्वेस्टेड उसको डॉर्मेंट कंपनी रखी है, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं कैपिटल पुल डाल नहीं सकूंगा। ठीक है सर, मैंने वो कंपनी बना के उसको डॉर्मेंट कंपनी करवा दिया। अब 2018-19 पूरा डेडिकेशन, ये पूरा रिसोर्सेज होता कैसे, ऑपरेशन होता कैसे, उन्होंने जा जाके जिससे भी पूछना था सीखा, समझा, उनके कोई रिश्तेदार थे सब समझा। फिर 1920 कौन कौन लोगों से मैं काम करवाऊंगा, टीम सिलेक्शन कैसे होगी। 2021 कोरोना आ गया। 2023 फिर उन्होंने अपना बिजनेस का पूरा सिस्टम बैठाया कि कहां से ऑपरेशन होगा, कैसे डिलीवरी सिस्टम बैठेगी, कैसे जनरेशन होगा, बिल कैसे जनरेट होंगे, कैश में बिल नहीं होगा, किस में पेमेंट होगी, सब सिस्टम बैठाया। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इन सब से एग्रीमेंट वगैरह भी कर लिया है। अब 2023 ही लॉन्चेस द शो। सडनली हिज सेल्स हैव टच अप, धड़ 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 सेल्स गई है, एंड पीपल आर लाइक, सो लॉन्च होते इतनी सेल्स, किस्मत वाले हो। इस किस्मत के पीछे 2017 से लेके 2023 तक की मेहनत है। He made his company active 2023 somewhere in वैलेंटाइंस डे के आसपास उन्होंने लॉन्च किया है। अभी उनकी सेल्स तगड़ी सेल्स चल रही है। ओके, इतना ही नहीं, he has printed his cards also। तो वो अपने ऑफिस में, अभी भी ऑफिस में ही काम करते हैं, पूरा बिजनेस बिना उनके चल रहा है। सिर्फ वीकली एंड सैटरडे संडे जो ऑफ होता है जाके बिजनेस को देखते हैं, मंथली देखते हैं। ऑनलाइन अमेजोन पे बिक रहा है, इस पे बिक रहा है, उसको बिक रहा है, डिलीवरी हो रही है, सब हो रहा है, सब बिजनेस बैठा के रखा हुआ है, एम्प्लॉय भी रखे हैं, सब कर रहे हैं। ओके, ऑब्जर्विंग के लिए वाइफ बैठा के रखी हुई है, तू देख। और अभी ये जॉब पे ही है। ओके, कल को बॉस ने निकाल भी दिया अलग बात है, लेकिन बॉस की कंपनी से कोई कॉम्पिटेटिव बिजनेस नहीं रखा हुआ है। प्लस ऑफिस में सारी लेडीज को सबको अपना अपना कार्ड दिया है, स्टार्टेड अ बिजनेस सो एंड सो, तो वो भी रेफरेंस दे रही है, अरे मेरी सहेली की सो एंड सो को बच्ची हुई थी, आपके उधर से सस्ते में ड्रेस मिलेगी क्या, इज शोइंग द रेंज आल्सो, देखिए आप नेट पे देख लीजिए कितने में चाहिए, आई विल डिस्काउंट इट आउट फॉर यू। तो उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। अब सोचो, ये प्लानिंग करके यहां तक लाने में उनको कई सारे फेजेस लगे होंगे, तो कैसे 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 करते हुए उन्होंने ये पूरा लेके आया। यही टाइम रहता है। ओके, आपको यही समझना है कि बिजनेस की प्लान करना, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना, किसको बिठा के काम करवाना है, अनसर्टेनिटी, कोरोना, नेचुरल डिजास्टर वगैरह आएंगे तो उसको कैसे डील करना है, कॉम्पिटिटिव एज कैसे रखना है, क्योंकि मार्केट में प्राइस भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। किसी भी बच्ची को पहनने के बाद ये नहीं लगना चाहिए रैशेज आ रहे हैं, तो क्वालिटी भी मेंटेन करना है, अंदर लेनिंग का मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। एंड आने वाले टाइम में रिस्क के मैट्रिक्स को समझते, मैं नीचे गिर रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, वो समझना जरूरी है। तो अकाउंट्स भी अपनी जगह बराबर चाहिए, और इन सब के बावजूद अपनी सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं की। सोर्स ऑफ इनकम आज भी रखी हुई है, और यही तरीका मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास, you don't have a mentor, you don't have a business family, don't close your source of income,
Rather be in employment. Once you are at the stable place and still you want to have a business or still you want to have a practice, gradually diversify. I will give you a living example. Farm Easy. 4 दोस्तों की ये कहानी है, आप पढ़ लेना कभी भी। 4 दोस्त आपस में मिलकर कंपनी बनाने के बारे में डिसाइड करते क्लब में, अरे यार कुछ कंपनी बनाते। चारों दोस्त ने कंपनी बना दी। पहले 2 साल डोरमेंट कंपनी, तब तक वो प्लानिंग कर रहे थे। फिर 2 साल के बाद एक दोस्त निकला और एक दोस्त ने क्या किया, वो कंपनी को चलाएगा, बाकी 3 जन एम्प्लॉयमेंट पे रहेंगे, बिजनेस का काम, यहाँ से फंडिंग है, वहां पे इनकम है। फिर जब थोड़ा काम बढ़ने लगा, दूसरे दोस्त ने बोला यार तू भी ज्वाइन कर, तो दूसरी दोस्त भी आ गई। फिर तीसरे दोस्त ने ज्वाइन, चौथे दोस्त ने ज्वाइन किया है 6-7 साल के बाद। कंपनी फार्म इजी चल रही है, लैब वैब हो गई है, ये आज भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा है। 6-7 साल के बाद जब मालूम पड़ गया अपनी कंपनी मस्त हो गई है, नाउ ही गोज एंड जॉइन एज अ डायरेक्टर हो गए। सो इस तरीके से रिस्क की एनालिसिस करते हुए आप अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो और आप अपने बिजनेस को खुद फाइनेंस कर सकते हो। यू डोंट इवन नीड आउटसाइड फाइनेंस, ओके। हाँ, इफ यू गेट वन, नथिंग लाइक इट, आपको मैनेज करना आना चाहिए। देखो, डेट एंड इक्विटी बोलना आसान है, शार्क टैंक जैसा लेना भी आसान है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। याद रखना, क्योंकि जिससे पैसा लिया है ना, वो तांडव करने लगता है। यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर नॉट डूइंग वेल। तो इन मैनेजिंग इन्वेस्टर एंड मैनेजिंग द लेंडर इज नॉट अ इजी जॉब। क्लियर? क्योंकि बहुत से जनों के लिए प्राइवेट इक्विटी करवाई हुई है हम लोगों ने, मालूम है इन्वेस्टर को मैनेज करना आसान नहीं है। सो कई बार वो मैनेजमेंट वाला बोलता है तू हट, मैं ही चार्ज लेता हूं, तेरे को तो समझ में नहीं आता धंधा क्या करने का। तो ये भी एक इश्यू रहता है, ओके। लेकिन यस, क्या आप अपने कोर चीज से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? हाँ, उसके लिए कोर लेवल पे पहले ये 2 चीजें समझो, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड एस्टिमेट द थ्रेट। अगर आप अपने बिजनेस चालू करने की बात कर रहे हो तो इन चीजों को समझो। ह्यूमन लेवल पे क्या क्या चीजें होती है। एक, आपको टीम कितनी चाहिए, कितने एम्प्लॉयज के बेस बनाने वाले हो, आपको डिलीवरी के लिए बॉयज चाहिए या अमेजोन वगैरह के लिए पे ऑफ करने वाले हो, या आप कोई प्रोडक्ट की जगह पे सर्विस बनाने वाले हो, तो क्या चाहिए, कितने लोग चाहिए। अब जैसे एक दोस्त ने वो शुरू किया था सैलून और हेयर कट, हेयर स्टाइलिश, तो वो इंटरव्यू लेता था। तो इंटरव्यू लेने के बाद क्या होता था, अब वो लड़के लड़की लेनी है जिसके हाथ सॉफ्ट होने चाहिए। अगर कोई मेरा एम्प्लॉय दूसरे को मसाज दे रहा है, उसके हाथ एकदम कड़क है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और कई बार वो हाथ मिलाते हैं ना, तो इट शुड लुक लाइक सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस में एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड वाला नहीं चलेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड के बिजनेस में चल जाएगा। आप समझ में आया? सो एज माय फ्रेंड यूज्ड टू से दैट, जो भी नया आता था ना, उसको बोलता था पहले मेरी मालिश कर। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वो प्रॉपर प्रेशर पॉइंट्स लगा सकता है, प्रॉपर काम कर सकता है। ये करना पड़ता है ह्यूमन लेवल पे। कई बार एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बच्चे आते थे इंटरव्यू के लिए, एंड माय कॉमन क्वेश्चन फर्स्ट यूज्ड टू बी, अभी तो ये सब नहीं करता हूँ, पहले वो यूज्ड टू बी, ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आजकल तो यूट्यूब और लिंक्डइन से पूरा लर्न करके आते हैं, आई एम सो एंड सो। आजकल तो वो चीजें भी बदल गई है। लिंक्डइन पे एटीएस स्कैनर रिपोर्ट आती है कि आपने जो भी चीजें दी है वेरीफाइड होनी चाहिए, नहीं तो वो हमको एम्प्लॉयमेंट पे लेते ही नहीं है अभी। तो नाउ योर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स एटीएस स्कैनर रिपोर्ट, ओके। तो एक्शन टेक्निकल स्कैनर रिपोर्ट होती है जो आपको लिंक्डइन पे आपकी चीजें अपलोड करनी होती है, जिसका स्कैनिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, और वही रिज्यूमे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं इंडस्ट्री वाले। ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं ना। सो दैट इज व्हाई इट इज सो। एटीएस स्कैनर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, तो पहले आपको ह्यूमन चेक करना होता है। लेकिन अभी आजकल मेरा स्टाइल सिंपल हो गया है, बस ये है मेरा सिचुएशन, हाउ कैन यू टैकल द सिचुएशन। अगर वो रिप्लाई देगा तो फाइन इनफ, नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब उसको वो समझ नहीं है, बात खत्म। मुझे जिस पर्पस के लिए चाहिए वो सर्व नहीं होने वाला। तो कई इंटरव्यूज होते हैं, ये स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत इंटरव्यूज लेने पड़े थे टू गेट द टीम टुडे व्हाट आई हैव। और सबसे बड़ी बात, कई बच्चे, सर ये तो गूगल पे मिल जाएगा, मैं लैपटॉप उसको घुमा के कर गूगल और बता कहां मिल रहा है मेरे को। बिकॉज गूगल कैन नॉट गिव यू इंटरप्रिटेशन, यू नो चैट जीपीटी, यू नो एआई, ओके डू इट, शो मी वेयर इट इज। बिकॉज सिचुएशनल एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन अभी तक तो चैट जीपीटी नहीं दे पाया है।
वहां पे इंटरप्रिटेशन तो अपने दिमाग से लगाना पड़ता है। बताओ कहां पे ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आई विल बी रादर हैप्पी, तेरे को रखने से अच्छा फिर मैं उसी को रखूंगा, मैं वो लिंक ले लूंगा। तो बोलना बहुत आसान है, गूगल पे मिल जाएगा, ढूंढ के दो, मिल जाएगा। तो ऐसा हुआ है, कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर गूगल पे मिल जाएगा, मैंने लैपटॉप सामने कर दिया, कर ढूंढ के, आधा घंटा लिया, अभी तक एक आंसर दिया नहीं उसने, हो गया। सो इस चीज का ध्यान रखना, ह्यूमन वो चाहिए जो आपके कोर फोकस में फोकस रहे, जो आपको सपोर्ट करे, आपके गोल्स में आपके साथ हो, प्लस ऑपरेशनल गाय, सप्लाईज, ऑपरेशन, एक्सेस, ये सब चीजें बराबर चाहिए बॉस। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस टाइम पे नहीं जा रहा, बहुत ट्रबल करने वाला है। ओके, प्लस कस्टमर का फीडबैक, दैट्स कॉल्ड रेपुटेशनल रिस्क। और रिमेंबर वन थिंग, योर एम्प्लॉय कैरी योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो तुम्हारे एम्प्लॉय स्टेशन पे या ट्रेन में खड़ा होके ये तो नहीं बोलता चू बॉस साला ये वो, बस अगर ऐसी बातचीत चल रही है ना तो बाहर वो इंप्रेशन खराब हो रहा है। So it's very important that your employees carry your organization. Okay? Then procedural risk, the accountability, internal system and control. ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। Okay, what are the accountability? What are the internal systems? How things are happening? Then project-based risk, that is budgeting, key tasking. हर किसी को काम दिया है ना, ओके भाई तूने कितना कंप्लीट किया है, कहां तक हुआ है, ये पूछना पड़ेगा, नहीं तो काम कंप्लीट नहीं होगा। फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के फाइनेंशियल रिस्क होता है, एक वो रिस्क होता है जहां पे मार्केट फेलियर्स होते हैं और वो आपको इंपैक्ट करते हैं, और दूसरा आपका पैसा लगा हुआ है और वो फेल होता है जो आपको इंपैक्ट करता है। तो दो तरह के फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। ओके, तो अगर मार्केट फेलियर हुआ, मेरा क्लाइंट सफर हो रहा है, इसकी वजह से मुझे इंपैक्ट कर रहा है कि क्लाइंट बोल रहा है पैसा डूब गया, ये नहीं है वो नहीं है, तो कम पैसा दूंगा। और एक होता है मेरा ही पैसा लगा हुआ है और वो डूब गया। देन नेचुरल रिस्क, कोविड के बाद में हर कोई इस चीज के लिए अभी रेडी हो गया, या हर कोई तो नहीं रेडी हो गया लेकिन काफी जन रेडी है कि नेचुरल रिस्क। ओके, देन पॉलिटिकल रिस्क, ये तो पूछो मत, ये होता है अनसर्टनिटी की तरह आता है एकदम। अचानक से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, अचानक से एक चलती हुई फैक्ट्री में लाइट बंद, ओके, अंधेरे में मजे ले रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि चल क्या रहा है, अचानक से ये जो होते हैं ना सिचुएशन अनकंट्रोलेबल, ये एरिया संभालना बहुत मुश्किल होता है। यहीं पे आप अपने सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक पढ़ते हो। देखो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क में फंडामेंटल क्या होता है, जिन चीजों के बारे में आपको पता है कि वो वैसा नहीं कर सकता या ऐसे गड़बड़ होगी, जिन चीजों के बारे में पता है उसके लिए आप स्टेप्स लेके रखते हो। मतलब फ्लड आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, उसके लिए आप स्टेप्स लेके रखते हो, बराबर, इन्वर्टर लेके रख लिया, ये लेके रख लिया, स्टेप्स लेके रख। लेकिन जो चीजें आपकी आंखों के सामने डेली होती है और आपको दिख रही है सब बराबर, लेकिन वो गिरेगी या खराब होगी ये नहीं मालूम, वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, वो रिस्क है जिसके बारे में आपको पता है तो आप सिस्टम बिठा के रखे हो। अब आपकी आंखों के सामने आपके कबर्ड का टेबल खड़ा है और यू आर सिटिंग एंड लुकिंग एंड नीचे गिर गया, and you're like, ओके क्लियर। तो अब आपको रियलाइज हुआ यार नीचे होल्डर लगा के रखना चाहिए था, टेबल नहीं, अरे यार। सो जी आपकी आंखों के सामने डेली काम हो रहा है, लेकिन आपको वो रियलाइजेशन बाद में आता है जब वो ब्लो अप होता है। तो दैट्स हाउ अनसिस्टमैटिक रिस्क आर। ओके, एंड पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चरल थिंग्स, दैट इज केमिकल, पुअर लाइटिंग, फिक्सिंग बॉक्स। देखो स्ट्रक्चरल में दो एलिमेंट होता है, एक आपका सिस्टम कहां जा रहा है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहां जा रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है तो वो फिक्स हो सकता है, आपका सिस्टम्स का इश्यू है तो फिर सिस्टम्स फिक्स करना होगा। ओके, सिस्टम्स कैन बी एट एनी लेवल, एम्प्लॉय लेवल, अपर लेवल, लोअर लेवल, सब जगह पे। दैट्स कॉल्ड सिस्टम बेसिक रिस्क. Now estimate the risk. After the threats have been identified, what is the likelihood of mastering the assessment that will ever occur? That is, risk value is nothing but risk, cost and probability of event. That is the risk value. मतलब क्या? अब देखो, जून 24 में आपने CS का अटेम्प्ट दिया, ओके, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो गई,
फॉर्चुनेटली आपने सारा कोर्स खत्म कर लिया, बराबर। अब फॉर्चुनेटली खत्म करने के बाद 2026 जून तक मेंबरशिप हो गई। एवरेज सैलरी सीएस की 50-60 हजार रुपया महीना इस समय चल रही है, होपफुली तब भी शायद उतनी चल रही हो। तो इसका मतलब अगर मैं जून 26 से बात करूं और वहां से आप कमाना शुरू करते हो तो 50 हजार रुपया महीना समझो, बराबर। अब अगर आपका अटेम्प्ट 6 महीना और आगे हो गया, दिसंबर 24, तो इसका मतलब द अपॉर्चुनिटी दैट यू कुड बी अर्निंग इन जून 2026 गोज 6 months ahead, बराबर। इन दैट केस 6 months into 50,000, that is the risk value। 3 लाख रुपया रिस्क वैल्यू हो गया। The probability that you will clear in your first attempt multiply the cost that you will be earning is the risk value, बराबर। क्योंकि अगर तो दिसंबर 24 में कवर कर रहा है, उसके बाद आर्टिकलशिप करने की सोच रहा है, तो सीधी बात है दिसंबर 2024 के बाद मेंबरशिप मिलेगी, तो कमाना तो 6 महीने उसके बाद हुआ ना शुरू। आप समझ में आया? हाउ डू यू एस्टिमेट द रिस्क वैल्यू? तो डीले हैज अ इंपैक्ट, द एस्टिमेशन रिस्क हैज अ इंपैक्ट। सो ये है कि अगर मेरा जून 24 में हो जाता, ओके, तो जून 26 में मैं मेंबर हो जाता, और जून 26 में मेंबर, तो उसके बाद 50,000 पर मंथ मेरा शुरू हो चुका होता। बाद में आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा मिलेगा। किसी का 75 भी शुरू होता है, किसी का 80 भी शुरू होता है, मैं तो मिनिमम लिया है 50, तो 50,000 शुरू हो गया। अब अगर ये डिले हुआ, दिसंबर 26 में हुआ, तो आपका 6 महीने का गया ना। अब समझ में आया? क्लियर? सो दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटीज। चलो, सो यहां तक हम लोगों ने स्टडी किया। नाउ बिफोर आई गो फर्दर, मैंने तो आपको बहुत कुछ समझाया, अब आपसे उम्मीद है आप मुझे कुछ समझाओगे। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड इट। सो व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? हमने पढ़ा है उसी में से, बताओ ना। लॉन्गर, अच्छा, saving money and reducing the needs for firefighting, creating solid contingency plans, aiding in making plans। मैं बोला ना, अब ये सामान आ गया आपके own words, okay? Enhancing strategic and corporate planning, establishing greater dependability and reputation among the interested party. That is some of the benefits of risk management. Okay? What should be documented when identifying risk? What should be documented? Huh? Potential person. Okay. Identified risk should be documented in the risk registers and break down the structures along with the causes and consequences. Already है उसमें. Okay. Then list 3 actions that should be taken as a part of risk management. List 3 actions that should be taken as a part of detection of. Okay, the answer is पढ़ा हुआ है. Creating a systematic process, gathering information from various sources and applying risk identification tools. देखो अपने जिसमें headings पढ़ी होगी उसकी, है ना? क्लिक होना चाहिए. How does the risk identification process helps in project managers? Solve the problems. Okay, so
The output of the risk identification process decrease a project manager's uncertainty and are used as an input for risk analysis. That's why you need risk identification. Then describe the first step in risk identification process. Identify threats. Well, actually, the first step is identification process is taking the inventory of the potential project risks that have an impact on the project delivery. लिखा है उधर? हाँ लिखा हुआ है सब उसी में से उठा है. अभी तक मैं बोल रहा था अब आपसे उम्मीद है क्योंकि ये चीजें आपके आप कंसेप्ट्स को क्लियर करेगी. Okay, tell me the next one. What is the goal of risk identification? Okay. The goal of risk identification is to supply data for following the stage of risk management process. Why do you do risk identification? Because you should have a data so that you can take steps in the risk management. पूछना मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं यू हैव टू आस्क डेली आस्क वीकली आस्क टाइम बिकॉज सो दैट यू हैव द डेटा सो दैट यू नो कि रिस्क मैनेजमेंट में मुझे करना क्या है या मैनेजमेंट पे बैठ के करना क्या है. ठीक है. What are the role of risk managers in controlling unidentified risk? What is the role of risk managers in controlling unidentified risk? मजा आ गया. इसी बहाने 5-6 बार तो अपने पेजेस ही पढ़ लिए होंगे. Well, answer is they cannot control the unidentified risk if they are unsuccessful in recognizing all potential losses and gains to pose a threat to the firm. So as a risk manager हमें ये समझना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट्स एंड गेन्स जिसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं तो वो खतरा है कितना तब आप अनआइडेंटिफाइड रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाओगे. क्लियर. जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे. एंड देन डिफाइन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट. ये तो बताओ. Okay, so effective risk management depends upon accurate risk identification, aims to minimize the benefits of the project possibility while minimizing the negative impacts and setbacks and threats. तो वही चाहिए. क्लियर. तो अगर आप सही तरीकों से आइडेंटिफाई कर पाओ क्या एम्स है कैसे मैक्सिमाइज करना है प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटीज क्या है किस तरह से रिस्क मिनिमाइज करते हुए काम करेंगे. ओके, दैट्स कॉल्ड द फेमस थियोरी ऑफ न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि ना ज्यादा ना कम दोनों के बीच में आप धीरे 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 करते हुए काम करते हो. ओके, इवन इंडिया टुडे इज फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ न्यूट्रलिटी. ना हम वॉर में हैं ना हम नो वॉर जोन में हैं, हम दोनों के बीच में. ओके, देन हाउ डज रिस्क आइडेंटिफिकेशन बेनिफिट प्रोजेक्ट डिलीवरी. How does risk identification process benefits project delivery? नहीं भूल गए. अभी तो बोला डिलीवरी वाले को गाली वाली देता है. By lowering the amount of surprises during the project delivery and helping them to accomplish the project goals. Okay, क्योंकि surprises people hate. Clear? So that's why you have to manage that. Then what is the goal of risk identification process? चलो अब तो बताओ. What is the goal of risk identification process? Just one liner.
वाह, that is actually the goal of risk. To ensure that all potential risks are detected. है ना लाइन? मिल गया, लाइन है ना? यस, एवरीथिंग इज देयर इन दैट, बस आपकी एबिलिटी चाहिए उसको देखने के लिए. ओके. Describe the responsibility of risk management in classifying organizational risk. Describe the responsibility of risk management in classifying organizations. सोचो, मिलेगा मिलेगा किधर है? थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. बाकी to establish essential surveillance areas both inside and outside organization. That is the responsibility in classifying organizational risk. एक organizational risk को समझने के लिए आपको ये समझना है कि internal and external areas हमारे risk को कैसे hamper कर रहे हैं, हमारे चीजों को कैसे impact कर रहे हैं. ओके, तब आप ये समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए. आपके थॉट प्रोसेस को कौन सा एरिया इम्पैक्ट कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी होता है. क्या चीजें जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, अगर आप वो समझ पाओगे तो फिर आपकी लाइफ को आप बेटर कर सकते हो. ओके, रिमेंबर, यू आर नॉट ओनली व्हाट यू ईट, यू आर एवरीथिंग दैट यू सी, you sense, you listen, you read, you eat. So if you want to improvise yourself, you just have to change all your 5 senses intake. Clear? Then, what is the first stage of risk management strategy? That is called, yes, Sonali, correct? And that is called accurate risk identification. जितनी हो सके, जहां तक हो सके, एक्यूरेट करना. और ये एक्यूरेसी तभी आती है जब ओवर द पीरियड आपने रिस्क को देखा हो, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को देखा हो, समझा हो, तब आप में धीरे धीरे एक्यूरेसी आती है. तब तक, एज ही राइटली सेड, रिस्क आइडेंटिफिकेशन ही चलता है. ठीक है. देन डिस्क्राइब द रिस्क लैंडस्केप इन टुडेज फास्ट पेस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. ये चैप्टर के स्टार्ट में ऊपर एक स्टेटमेंट मिलेगा इटैलिक्स में. मिला? वाह वाह, पढ़ा. Yeah, dynamic and ever changing. Now you are understanding. Clear? So yes, the risk landscape in today's fast-paced business environment is complex and ever changing, which can negatively impact organizational value. Okay? So that's called surprise. हम नीचे ढूंढ रहे हैं और वो ऊपर बैठा था. So, what are the main objective of a successful risk management strategy? ये उधर ही नीचे ही पढ़ो, उधर ही फटाफट. चलो, good you read it, but it is simple to detect and evaluate potential hazards. That मेरे को समझना क्या है, एक सक्सेसफुल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, आने वाले पोटेंशियल हैजार्ड्स क्या है, एक है क्या, और उसको इवैल्यूएट करके कैसे कम करूं या खत्म करूं, वो देखना होता है जब आप एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहे हो. क्लियर? देन डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग कंपनीज एसेट्स. Describe the role of risk management in protecting companies' assets. Okay. Risk management is an essential management tool for protecting companies' assets so they can be used productively. Got it? Minimizes losses, yeah, ही ना, वो भी डाल सकते हो. And possibilities. ठीक है. How does risk management contribute to strategic planning?
How does risk management contribute to strategic planning? Potentially, yeah. So that's how it is. By enabling organization to minimize losses and maximize possibilities through the identification, analysis and treatment of risk. और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप लॉस कम से कम कर सको, पॉसिबिलिटीज के अच्छे से काम हो सके उसको बढ़ा सको, उसी के लिए आप आइडेंटिफाई करो, एक एनालिटिकल स्टेटमेंट बनाओ और आने वाले रिस्क को कैसे आप ट्रीट करोगे उसको प्रिपेयर करो. दैट्स हाउ इट इज. ओके, what are some of the factors that led to the evolution of different form of risk? Yes, now you're correct. Absolutely correct. The answer is fast-paced development in technology, business dimensions and complexity, regulatory changes and environmental concerns. Okay, good. Well, chalo isi baane that will make you read the same pages good number of times. Good. Why should all the organization practice risk management? Perfect. Very good. So, to promote accountability, performance evaluation, compensation and boost productivity. इसलिए आपको risk management practice करनी चाहिए because with this you get to do this. Okay? What is the purpose of effective risk management? What is the purpose of effective risk management? Okay, yes, you are correct. To validate the compliance with the corporate governance principles and reassure the stakeholders that business is being managed properly. Okay, so that will give you many time of feelers के आंखों के सामने था पर दिख कुछ को दिख रहा है कुछ को नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो ये समझ में आता है फिर कितनी बारीकी से आप पढ़ रहे हो चीजों को. पर ठीक है, गुड. Good enough. So why must organization and entrepreneurs be willing to take risk? Why must organizations and entrepreneurs be willing to take risk? Because, very good. Because organization and entrepreneurs must be willing to take risk because there can be no significant return without them. No risk, no returns. Clear? Very good. Explain the phrase risk management. Come on. Exactly. Now you're reading it correctly. So the phrase risk management refers to, yes, procedure that help the organization understand, assess and manage their risk. Exactly. Perfect. Why is risk management considered essential in businesses? Okay, anything better? Okay, एक statement मिलेगा. Risk management is considered essential in business because it helps ensure continuity and increases the likelihood of success while minimizing the consequences and chances of failures. मिला? है ना उधर? Got it? And what is the definition of risk according to the Oxford Dictionary? Okay, finally, so everyone should have a moment like मुझे मिल गया sir finally. Okay, so according to the Oxford Dictionary, risk is the exposure to the possibility of loss or injury or other adverse or unwelcome circumstances. Is that clear for everyone? Okay, hope you understood this thing. ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट देखने का है, दैट इज नेक्स्ट लेयर. रिस्क असेसमेंट क्या होता है और रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर्स क्या होता है. क्लियर? सो वो पार्ट देखते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. हाँ, ये पार्ट ठीक है. चलो ये पार्ट ब्रेक के बाद ही देखते हैं.